All right, so in the last class we have discussed everything in terms of the human evolution के बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली थी. So हमने देखा था कि ह्यूमन एवोल्यूशन की जब आप यहाँ पे बात करते हो आपके कौन से यहाँ पे लीनिएजेस आपको यहाँ मिलेंगे या कौन से आपके एंसेस्टर यहाँ पे आते हैं और उनका सीक्वेंस आपका यहाँ पे क्या है. तो हमने यहाँ पे देखा था वी हैव अ ड्रायोपिथेकस, वी हैव रामापिथेकस, ये हमने यहाँ पे देखे थे. यू हैव ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमने देखा था यहाँ पे आते हुए. ओके, देन वी हैव सीन होमो हेबिलिस आपको यहाँ पे इवॉल्व होते हुए आपको मिला था. दैट इज समथिंग व्हिच एक्चुअली केम इनटू एग्जिस्टेंस, राइट. और इन सबके आपको नाम भी लाइक इनके आपको कुछ कुछ ट्रेट्स आपको याद रखने हैं. जैसे होमो हेबिलिस का यहाँ पे हो गया, they were called as a handyman, omnivorous in nature. Australopithecus का यहाँ पे ये था that they were the one which are actually found in Australia, अफ्रीका के ग्रासलैंड के अंदर. और ये मेरा पहला ग्रुप था जो इरेक्ट पोस्चर शो करता था. इनका पोस्चर यहाँ पे इरेक्ट था एंड दे वर शोइंग द बायपेडल लोकोमोशन. तो ये टर्म्स हमें इसके अंदर याद रखना है. सो दीज आर द पॉइंट्स विच यू हैव टू नो. तो हर एक ग्रुप के लिए, हर एक स्पीशीज के लिए यहाँ पे आपका कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है या कुछ इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे पॉइंट्स है जिनको आप यहाँ पे याद रख सकते हो. ओके, निएंडरथल मैन हमने बात किया था, जर्मनी आपको हम यहाँ पे मिले थे निएंडर वैली के अंदर. एंड ये अपनी लाइक स्किन लाइक बेसिकली दे यूज्ड टू दे वर यूजिंग द एनिमल स्किन टू हाइड देमसेल्फ. ये हमने देखा था. दे आर क्वाइट रिलीजियस एज वेल, बरी करते थे ये लोग डेथ के बाद, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे कंपैरेटिवली. एंड देन यू हैव द होमो सेपियन. तो ये सब हमने यहाँ पे देखा था. वी हैव सॉल्व सम क्वेश्चंस ओवर देयर. कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए थे एज अ होमवर्क, मैंने यहाँ पे आपको दिए थे. तो अगर मैं आपके सामने ये क्वेश्चन सामने रखता हूँ तो बड़ा आसान सा सवाल है, आप मुझे बता दो इसका आंसर. यहाँ पे हैंड रेस करके क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर ओवर हियर. 123 का आपको यहाँ पे बताया ह्यूमन विच लिव्ड फॉर इस ड्यूरेशन के बीच में आपको मिल जाता. और सबसे बढ़िया यहाँ पे की इंडिकेटर है, पता है यहाँ पे क्या है, दिस वाज सीन इन यूरोप. यूरोप लिखा यहाँ पे मिल जाए तो इससे आपको बड़ी ज्यादा यहाँ मिल जाती है. अगर लिखा हुआ है दैट इट हैज बीन सीन इन द यूरोप, दैट इज अ वेरी गुड इंडिकेटर ओवर देयर. तो प्रखर क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, कौन सा पर्सन है ये? ऑप्शन बी. राइट, सो यू विल फाइंड ऑप्शन बी बनेगा एज अ करेक्ट आंसर. निएंडरथल मैन आर द वन जो आपको यूरोप एशिया में आपको मिले थे एंड दे वर लिविंग इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के एज में बिटवीन 1 लाख एंड 40,000 इयर्स अगो. उसके अलावा जो इनके यहाँ पे ट्रेट्स लिखे हुए वो आपके लिए याद नहीं रख रहे तब भी चलेगा. आपको इनिशियल 2 लाइन के अंदर ही आपको यहाँ पे आंसर मिल चुका है. सो यू डोंट हैव टू नो द अदर ट्रेट्स ओवर देयर. ठीक है. Then what is the most significant trend in the evolution of the modern man? तो याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे ट्रेंड हुआ था, जो एक ग्रोथ होते हुए आपको मिली थी हर एक स्टेज के ऊपर, वो ग्रोथ थी ब्रेन की. दैट एक्चुअली हैपेंड विद एवरी कोर्स ऑफ न्यू lineage which come during the evolution of the Homo sapien. जो भी आपका एवोल्यूशन हो रहा था आपके ह्यूमंस का, उसके बीच में जो सबसे मेन ट्रेड जो आपके यहाँ पे चेंज होते हुए आपको मिल रहा था हर एक नए स्पीशीज के साथ या हर एक नए एंसेस्टर डिसेंडेंट के साथ, दैट वाज योर इंक्रीज इन द क्रेनियल कैपेसिटी. सो याद रखना क्रेनियल कैपेसिटी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट जो आपको यहाँ पे मिला था देखने के लिए. देन यू कैन हैव, ये हमने यहाँ पे कर लिया. इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ स्मॉलेस्ट ब्रेन? इसके लिए हैंड रेज कर दीजिए. इनमें से कौन सा आपको लगता है ग्रुप है आपका यहाँ पे जिसके अंदर आपको सबसे छोटा ब्रेन यहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए. अगेन जो सबसे प्रिमिटिव यहाँ पे होगा वही आपके यहाँ पे आंसर बन जाएगा. द मोस्ट प्रिमिटिव वन हियर इज विल बी द आंसर. शिवा गुड इवनिंग, बताइए क्या होगा इसका गुड आंसर. इवनिंग सर. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी आप यहाँ पे कह रहे हो, ठीक है. विल टेक वन मोर आंसर. अपूरा क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी. राइट, ऑप्शन बी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर. होमो हेबिलिस इज द वन. पूरा बता सकते हो क्या था इसका रेंज, व्हाट वाज द रेंज ऑफ दिस पर्सन का, सीसी का? 650 से 800. या दिस वाज अराउंड 650 से लेके 800 के बीच में, राइट. So this is my cranial capacity of the Homo habilis. So that is something we have done. These are things we have done. आपको पूछा जाए कि आपके फॉसिल्स कहाँ से डिस्कवर्ड किए गए थे एंड विच टेल्स आउट द इवोल्यूशन ऑफ मैन स्टार्टेड फ्रॉम, सो आपका आंसर यहाँ पे होगा अफ्रीका. ऑलवेज गो विद अफ्रीका. क्या हाँ जी काजल, कोई सवाल है या इसका आंसर दे देते हैं आप? आई एम अज्यूमिंग इसका आंसर ही आप दे देते हैं. ठीक है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद स्पीसिएशन एंड आइसोलेशन. अब ये टर्म हम यहाँ पे थोड़ा सीखते समझते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है. तो स्पीसिएशन का मतलब यहाँ पे होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. ये टर्म का मतलब यहाँ पे ये होगा, सिंपल लैंग्वेज इसका यहाँ पे मतलब ये होगा, is going to be a formation of new species. Formation of new species. So new species का formation जो आपका यहाँ पे होता है,
दैट इज कॉल्ड एज माय स्पीसिएशन। तो अगर समझो यहाँ पे एक स्पीशीज है, एक आपके पास यहाँ पे लिजार्ड की स्पीशीज है, तो इसमें से, या मैं कहूंगा ऐसे लाइक ऐसे पॉपुलेशन आपके पास लिजार्ड का यहाँ पे, या पॉपुलेशन ऑफ लिजार्ड, तो इनमें से आपको नई स्पीशीज बनते हुए मिल सकते हैं। तो इनमें से क्या हो सकता है कि इनमें से आपको कुछ नई स्पीशीज आपको बनते हुए यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये लिजार्ड मेरे यहाँ पे, लिजार्ड ए, और एंड स्पीसिएशन एकदम से नहीं होता, कुछ सालों के बाद होता है। सो यू फाइंड उनमें से आपको कुछ नई स्पीशीज आपको बनते हुए मिल सकते हैं। कैन फाइंड सम न्यू स्पीशीज आर बीन फाउंड। तो जब नई न्यू स्पीशीज मेरे यहाँ पे बनी, जब मेरी न्यू स्पीशीज यहाँ पे मेरी बनी, तो ये जो न्यू स्पीशीज मुझे यहाँ पे बनी, दैट कैन बी माय स्पीशीज बी। और जब ये इवेंट मेरा यहाँ पे हुआ, सो दैट इज माय स्पीसिएशन। ये जो इवेंट मेरा यहाँ पे हुआ, इस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्पीसिएशन। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज इज कॉल्ड एज योर स्पीसिएशन। जब आपकी नई स्पीशीज बनाई जाती है एक स्पीशीज में से, तो उसको हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ स्पीसिएशन। अब आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, दिस वन थिंग यू हैव टू नो ओवर हियर, कि स्पीसिएशन आपका, आप कब कहोगे कि नई स्पीशीज बन चुकी है। मतलब मैं आपको समझा दूं एग्जांपल लेके। समझो तवनप्रीत एक फॉरेस्ट में काम कर रही है, एक फॉरेस्ट में एज अ रिसर्चर वो काम कर रही है, और फॉरेस्ट में जब वो गई थी 2020 में, तो उसने देखा था, या मैं कहूंगा वो गई थी लेट्स से चलो 2020 में वो गई थी फॉरेस्ट में रिसर्चर की तरह। तो उसने देखा था कि वहां पे येलो कलर की लिजार्ड उसे मिल रही है। वहां पे उसने देखा कि वहां पे उसे एक येलो कलर की लिजार्ड उसे वहां पे मिल रही है, उसका कोई ना कोई वहां पे नाम होगा। सो उसे एक स्पीशीज मिली थी येलो कलर की लिजार्ड की। उसने उसे स्टडी किया, काफी उसके बारे में जाना, राइट, शी डिड ऑल द थिंग। अब तवनप्रीत लगभग 50 साल के बाद वापस वहां पे गई फॉरेस्ट के अंदर, तो उसने देखा कि अब वहां पे कोई तो भी ब्लू कलर की लिजार्ड उसे वहां पे मिल रही है, उसे वहां पे ब्लू कलर की लिजार्ड वहां पे मिल रही है। तो तवनप्रीत वहां पे ये बोलेगी कि क्या ये स्पीशीज अलग है, या ये ग्रीन येलो वाले का एक वेरिएंट है। इज इट अ सेम स्पीशीज, या ये कोई दूसरी नई स्पीशीज बन चुकी है। उसे वो चेक करना है कि यार ये जो ब्लू लिजार्ड जो मुझे यहाँ पे मिल रही है, क्या ये एक नई स्पीशीज है, या फिर ये पुरानी स्पीशीज का एक वेरिएंट है। आप जानते हो ना, वेरिएंट होते हैं, एक ही स्पीशीज के दो दो तीन तीन कलर आपको मिल जाते हैं। Yes, तो वो तो तवनप्रीत इसे कैसे चेक करेगी? तो तवनप्रीत क्या करेगी, स्पीशीज ए को, येलो वाली लिजार्ड को लेके आएगी यहाँ पे वो। शी विल ब्रिंग द येलो लिजार्ड, राइट, समझो येलो लिजार्ड के मेल को लेके आएगी यहाँ पे पकड़ के अपने लैब के अंदर, और ब्लू लिजार्ड की फीमेल को लेके आएगी, और यहाँ पे लेके आएगी वो ब्लू लिजार्ड की फीमेल को, और वो ब्लू लिजार्ड की फीमेल को यहाँ पे लेके आएगी लैब के अंदर। और अब वो यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करेगी कि अगर दोनों सेम स्पीशीज हैं तो इनके बीच में होगा मीटिंग। बट अगर दोनों अलग अलग स्पीशीज बन चुकी है या अलग अलग स्पीशीज है, देन इनके बीच में आपको मीटिंग होते हुए नहीं मिलेगा, देयर इज गोइंग टू बी नो मीटिंग। तो अगर आपको यहाँ पे मीटिंग होते हुए नहीं मिल रहा, अगर दोनों के बीच में अगर आपको मीटिंग होते हुए अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा, सो दैट मीन्स बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट स्पीशीज, बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट स्पीशीज। तो स्पीसिएशन में आपको एक टर्म याद रखना है कि आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपको यहाँ मिलेगा। अलजिया रुकिएगा 2 मिनट, एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको मिलेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज बाय रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो कब आप बोलोगे कि एक नई स्पीशीज आपकी बन चुकी है, कब आप ये स्टेटमेंट सामने रखते हो कि यार ये तो मेरी नई स्पीशीज है, आप ये तब कहते हो जब आपको मिलता है देखने के लिए रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो अगर मेरा यहाँ पे न्यू स्पीशीज मेरा ब्लू बना है, तो ये कभी भी येलो के साथ यहाँ पे मीटिंग नहीं कर पाएगा। ये मतलब मेल एंड फीमेल आके कभी भी मीटिंग करके नई बेबीज यहाँ पे बना नहीं पाएंगे, एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड इज एज अ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अगर आपको रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होते हुए अगर आपको यहाँ पे मिल जाए, इफ यू आर फाइंडिंग दैट हैपनिंग ओवर हियर, तो आप समझ जाना आपकी नई स्पीशीज वहां पे बन चुकी है, आपकी नई स्पीशीज वहां पे बन चुकी है। इसका मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था, अलजिया रुको, इसका मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था कि अगर आपका यहाँ पे एक आइलैंड है डार्विन फिंचीज के अंदर, तो यू हैव अ कॉमन एंसेस्टर। यहाँ पे आपको कॉमन एंसेस्टर वाले बर्ड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, और जब ये बर्ड्स यहाँ से निकल के दूसरे आइलैंड पे गए, समझो यहाँ पे, यहाँ से ये आइलैंड पे ऊपर गए, फिर यहाँ से कुछ बर्ड्स गए इस आइलैंड के ऊपर, तो अगर आपको याद हो तो नए आइलैंड पे जाने के बाद ये बन गए थे अलग स्पीशीज। आफ्टर 100 and 150 years दे बिकेम अ डिफरेंट स्पीशीज। मैंने आपको ये बताया था कि अगर मैं ये बी वाले बर्ड्स को पकड़ के लाऊंगा और अगर इन्हें मैं वापस यहाँ पे रखूंगा, तो ये मेन पॉपुलेशन के साथ मीटिंग नहीं कर पाएंगे। मेन पॉपुलेशन के साथ इनका मीटिंग कभी यहाँ पे हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये अलग स्पीशीज यहाँ पे बन चुके हैं। तो आई होप आपको याद होगा, ये बात मैंने आपको बताई थी कि जब एक पॉपुलेशन अलग चला गया, दूर चला गया, दूर जाने के बाद काफी सालों के बाद दिस विल बिकम अ डिफरेंट स्पीशीज। और जब ये आपका एक अलग ही स्पीशीज आपके यहाँ पे बन जाता है, व्हेन इट बिकम्स अ डिफरेंट स्पीशीज,
तो आपको याद रखना है कि अगर मैं इसे वापस से लेके आऊंगा ना मेन पॉपुलेशन के अंदर, तो वहां पे मीटिंग ये नहीं करेगा, इवन तो यहां से ही बनाता ही है, बट इट विल नॉट अंडरटेक द मीटिंग ओवर हियर। सो ये बात याद रखना। यहाँ पे हमने क्या होते हुए देख रहा हूं मैं यहाँ पे, दैट इज माई रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। बताइए अलजिया, क्या सवाल है आपका, बताइए। सर मुझे बहुत भी आपने बताया नहीं सर, उसकी जानवर की मोस्ट किसी को तो एक दूसरे से मेट नहीं होंगे सर। अलजिया आपकी आवाज कट रही है बेटा, क्लियर नहीं बेटा आपकी आवाज बिल्कुल भी। अलजिया थोड़ा आप अपना पोजीशन चेंज करो और एक बार फिर क्वेश्चन पूछने का आप कोशिश करो, आपकी आवाज काफी कट रही है। आई थिंक किसी को भी समझ नहीं आ रही, मुझे भी नहीं आ सर रही और बाकी लोग को नहीं आ रही। हाँ बोलो बोलो बोलो, बोलिए अलजिया। मैं बोल रही थी कि अगर मतलब एक ही जानवर और उसी की न्यू स्पीसीज बनेगी तो वो एक दूसरे से कभी मेट नहीं करेंगे। नहीं नहीं करेंगे। एक बार आप कहते हो कि ये नई स्पीशीज बन चुकी है, देन उसके मीटिंग नहीं होगा, देन यू डोंट फाइंड मीटिंग हैपनिंग ओवर देयर। और मीटिंग ना होना इज अ इंडिकेटर कि नई स्पीशीज आपकी बन चुकी है, इसलिए हम कहते हैं स्पीसीएशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपका यहाँ होता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अगर आपको दोनों एनिमल के बीच में अगर आपको रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मिल जाए, दैट मीन समझ जाओ बोथ ऑफ देम आर माय डिफरेंट स्पीशीज, बोथ ऑफ देम आर माय डिफरेंट स्पीशीज। अभी आप देखोगे आपके फॉरेस्ट के अंदर यू गेट टू सी दैट यू हैव अलग अलग टाइप के बर्ड्स यू गेट टू सी। हाँ महेश रुकना, आपको अलग अलग टाइप के बर्ड्स मिल जाते हैं, आपको क्रो मिल जाता है, ईगल मिल जाता है, वो साथ में कभी मीटिंग नहीं करते। इवन पैरट्स अगर आप देखोगे फॉरेस्ट के अंदर, तो पैरट्स के आपको अलग अलग आपको कलर के आपको मिल रहे होते हैं फॉरेस्ट में, यस सर। दो अलग अलग कलर कर रहे होते हैं। सो दैट इट सेल्फ इज इंडिकेटर दैट इट इज अ डिफरेंट स्पीशीज, दोनों वहां पे डिफरेंट स्पीशीज है, और दोनों के बीच में आपको मिलेगा होते हुए आपको यहाँ पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। हाँ जी महेश बताइए, क्या सवाल है आपका। सर डार्विन की फिंचेस कहाँ पाई जाती हैं? गैलापागोस आइलैंड, ये सर गैलापागोस आइलैंड बेटा, गैलापागोस आइलैंड साउथ अमेरिका से के पास में कुछ आइलैंड्स है आपके, उन आइलैंड्स को हम कहते हैं गैलापागोस आइलैंड, वहां पे आपको डार्विन फिंचेस आपको मिल जाती है। यस सर। ठीक है, याद रखना, ये जो आइलैंड्स है ना आपके यहाँ पे, दे आर में गैलापागोस आइलैंड, ये आपके मिलेंगे आपको साउथ अमेरिका अमेरिका के पास में कुछ आइलैंड्स आपको मिलेंगे वहां पे आपको मिलेंगे देखने के लिए, राइट। बाकी फिंचेस की कुछ स्पीशीज इंडिया में भी आपको मिलती है, फिंचेस की कुछ स्पीशीज आपको इंडिया में भी आपको मिल जाती है, बट दैट्स अ डिफरेंट स्पीशीज, डार्विन फिंच वो नहीं होती। कभी अगर उनकी फोटो मिली तो मैं आपको दिखाऊंगा, सो दे सम फाइंड सम स्पीशीज ओवर हियर एज वेल। ओके, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, एंड दैट इज माय स्पीसिएशन। तो क्या आपको स्पीसिएशन वाला टर्म आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज द टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये मालूम होना चाहिए हमेशा। ठीक है, ऐसे दो स्पीशीज को हम यहाँ पे सेपरेट कर पाते हैं बिकॉज दे आर शोइंग द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब पता है इसमें आपका आर्गुमेंट क्या आ सकता है, इसमें आपका आर्गुमेंट आ सकता है कि सर लेकिन हमने तो एक सुना है एक एनिमल होता है जिसका नाम होता है लाइगर करके। यस सर। यस सर। लाइगर नाम का एक एनिमल होता है सर, उसमें तो क्या वो तो टाइगर और लायन का हाइब्रिड है। तो जो टाइगर और लायन का जो हाइब्रिड यहाँ पे बनाया होता है ना, पहली चीज ये आपको जू के अंदर इसको एक सर्टन कंडीशंस में आपको ये बनते हुए आपको मिल जाए, और ये काफी रेयर, ऐसे 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 हाइब्रिड बनना इट्स वेरी रेयर, ये नेचर में आपको होते हुए मिलेगा नहीं। ये तो जू की जो कंडीशंस थी वहां पे आपका लायन और टाइगर का यहाँ पे हाइब्रिड आपको बनते हुए आपको यहाँ पे मिला। अब जो आपको ये हाइब्रिड मिल रहा होगा ना, दिस हाइब्रिड इज गोइंग टू बी स्टेराइल। ये जो हाइब्रिड आपको यहाँ पे मिलेगा, ये हाइब्रिड आपको मिलेगा यहाँ पे एज स्टेराइल। स्टेराइल मतलब ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, याद रखना। नेचर में हाइब्रिड बनाना इज नॉट एक्सेप्टेड, नेचर हाइब्रिड को एक्सेप्ट नहीं करता। तो अगर कभी गलती से दो अलग अलग स्पीशीज साथ में आ गई, अगर मीटिंग हो गया, जो वैसे भी बहुत रेयर है, अगर ऐसा कभी हो भी जाता है ना, तो याद रखना कि जो एनिमल बनेगा ना उनमें से मीटिंग करने के बाद, दैट एनिमल इज गोइंग टू बी स्टेराइल, ताकि वो आगे और पॉपुलेशन अपनी बना ना सके। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। सो लाइगर भी जो आपको दिखता है जू के अंदर, पहली चीज आपको जू में मिलेगा ऐसा होते हुए, वाइल्ड में ऐसा होते हुए आपको मिलेगा नहीं कभी भी। ओके, बट अगर ऐसा हो रहा है जू के अंदर, आप ये कर पा रहे हो, देन यू विल फाइंड द एनिमल इज गोइंग टू बी स्टेराइल। ठीक है, सो हाइब्रिड आर नॉट एक्सेप्टेड इन नेचर, सिंपल। ओके, नाउ अब जब हम बात करते हैं अबाउट स्पीसिएशन को लेकर, तो इसमें एक दो टर्म आप यहाँ पे याद रखना। एक टर्म आपका यहाँ पे होता है जिसे हम कहते हैं एज अ एलोपैट्रिक स्पीसिएशन, एलोपैट्रिक स्पीसिएशन। तो चलिए देखते हैं क्या होता है मेरे यहाँ पे एलोपैट्रिक स्पीसिएशन, इसका मतलब हम यहाँ पे समझ लेते हैं।
So when we discuss about allopathic speciation, इसका अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको, राइट। अज्यूम करो आप कि आपका एक बड़ा सा यहाँ पे पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है आपका यहाँ पे, राइट, बड़ा सा पहाड़ है, और इस पहाड़ के ऊपर रहते हैं कई सारे स्क्विरल्स। यहाँ पे आपको मिलती है इस पहाड़ के ऊपर, काफी थोड़ा अजीब लग रहा है पहाड़, बट ये पहाड़ है, ठीक है। एंड पहाड़ के ऊपर आपको मिलेंगे यहाँ पे कई सारे स्क्विरल्स। उत्तराखंड हिमाचल के बच्चे इमेजिन कर लो कि अच्छा सा एक बड़ा सा पहाड़ है, और उसके बीच में आपको यहाँ पे कई सारे स्क्विरल्स आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। सो दीज आर द पॉपुलेशन ऑफ अ स्क्विरल, सिंगल स्पीशीज आपको यहाँ पे मिल रही है, आपके यहाँ पे स्क्विरल की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि समझो वहां पे कुछ तो भी टेक्टोनिक इवेंट वहां पे आपका हुआ, मतलब भूकंप आया, या जो आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, कुछ तो आपको वहां पे हुआ, या लेट्स से अर्थक्वेक वहां पे आया, और अर्थक्वेक आने की वजह से ये दो पहाड़ जो थे ये अलग हो गए, बीच में से कट गए। सो नाउ दिस टू, जो एक सिंगल माउंटेन था ना आपका यहाँ पे, वो बीच में से आपका सेपरेट हो गया। तो सिंगल माउंटेन जो आपका यहाँ पे था वो आपका सेंटर में से, अरे, आपका यहाँ पे अलग हो गया। अब जैसे मेरा दो माउंटेन्स मेरे यहाँ पे अलग हो गए, तो ये एक हिस्सा अलग हो गया माउंटेन का, और ये वाला हिस्सा माउंटेन का यहाँ पे अलग हो गया, दोनों यहाँ पे अलग हो गए। और अब बीच में से अब यहाँ पे नदी बहती है, और सेंटर में से यहाँ से आपकी फ्लो कर रही है आपके यहाँ पे रिवर, तो सेंटर में से आपके यहाँ पे रिवर फ्लो कर रही है। अब आप सोचो कि अगर मेरे दो पहाड़ मेरे यहाँ पे अलग हो गए, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो स्क्विरल का जो मेरा सिंगल पॉपुलेशन था यहाँ पे, वो सिंगल पॉपुलेशन मेरे यहाँ पे दोनों अलग हो गए? कैन आई से दैट द पॉपुलेशन सिंगल Yes, पॉपुलेशन sir. ऑफ स्क्विरल, नाउ आई हैव टू सेपरेट पॉपुलेशन ओवर देयर। अब मेरे पास यहाँ पे दो जो सेपरेट पॉपुलेशन हो गए ना, विद द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 40, 50, 70, 100 ईयर्स, क्या होगा कि दोनों पॉपुलेशन आप अंदर के अंदर यहाँ पे मीटिंग करेंगे। ये पॉपुलेशन जो लेफ्ट साइड में उसकी मीटिंग अंदर के अंदर यहाँ पे होगी, दिस पॉपुलेशन विल आल्सो डू अ मीटिंग विद इन द इटसेल्फ, एंड आफ्टर 100 and 150 ईयर्स व्हाट विल हैपन, ये पॉपुलेशन आपकी अलग हो जाएगी मेन पॉपुलेशन के साथ। सो बोथ ऑफ देम नाउ बिकम अ डिफरेंट स्पीशीज। दोनों पॉपुलेशन यहाँ से एक दूसरे से अलग हो जाएगी। तो समझो ये तो मेरी अलग थी पहले से, लाइक ये जो ए, समझो ये मेरी पॉपुलेशन यहाँ पे बी थी, और अब आपकी क्या हुई है, आपकी ए पॉपुलेशन आपके यहाँ पे बन चुकी है, आपकी एक अलग पॉपुलेशन आपकी बन चुकी है। एंड दैट ए लिखने का मतलब मेरा यहाँ पे है कि ये आपके अब डिफरेंट स्पीशीज आपके यहाँ पे बन चुकी है। तो क्या हो रहा है कि आपका यहाँ पे एक बैरियर आ चुका है, आपका एक जियोग्राफिकल बैरियर आपका यहाँ पे आ चुका है, और उसके जैसे आपकी दो अलग अलग पॉपुलेशन आपके यहाँ पे बन चुकी है। यू हैव टू डिफरेंट स्पीशीज हैज बीन फॉर्म्ड ओवर हियर। तो जब आपका स्पीसिएशन यहाँ पे होगा, व्हेन द स्पीसिएशन हैपेंस, व्हेन स्पीसिएशन टेक्स प्लेस because of geographical barrier, because of geographical barrier, that is known as allopathic speciation. Allopathic speciation. तो ये चीज भी आप यहाँ पे याद रखना। Yes, sir. Speciation takes place because of geographical, आपका यहाँ पे geographical barrier आपके यहाँ पे क्रिएट हो, उससे क्या हुआ, एक सिंगल पॉपुलेशन आपकी दो अलग होगी, और फिर दोनों यहाँ पे आपकी अलग स्पीशीज आपके यहाँ पे बन जाती है। So both of them have become a different species now. Both of them are different population, different species, and that is called as my allopathic speciation. तो जब भी आपके सामने ये टर्म आएगा allopathic वाला, तो याद रखना है it is because of my geographical barrier. इसका एक मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल आपको ये देख सकता हूँ। आप ऐसा इमेजिन कर लो कि पहले सारे कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे, एंड आपके पास एलिफेंट्स का एक ही पॉपुलेशन आपको मिल जाता। फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, अफ्रीका अलग हुआ आपका एशिया से, और जो एलिफेंट आपके अफ्रीका में चले गए वो बन गए आपके अफ्रीकन एलिफेंट, और इंडिया में रह गए या एशिया में रह गए, दे बिकेम द एशियाटिक एलिफेंट। तो ये भी एक आपको एग्जांपल एक मैं बना के दे सकता हूँ। इट्स अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, बट आई होप डू यू अंडरस्टैंड दिस, कि यहाँ पे आपका एक बैरियर क्रिएट हुआ दोनों के बीच में, एंड दोनों आपके वहाँ पे अलग अलग स्पीशीज आपके यहाँ पे बन जाती है। तो ये एक टर्म आपको यहाँ पे याद रखना है। दिस इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू नो दैट। ये जो स्क्विरल का जो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, ये रियल स्टोरी है। यूएसए में एक बहुत बड़ी जगह है जिसे हम कहते हैं ग्रैंड कैनियन।
यूएसए में एक जगह है जिसको हम कहते हैं ग्रैंड कैनियन, शायद आपने कभी सुना होगा या टीवी पे देखा होगा, या नहीं सुना तो कोई बात नहीं। तो वहां पे ये होते हुए मिला था। सो यू हैव अ प्लेस कॉल्ड में ग्रैंड कैनियन, कभी देखना। तो वहां पे एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन से ऐसे ही आपका अलग हुआ था बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक मूवमेंट, एंड नाउ बोथ ऑफ देम हैव बिकम अ डिफरेंट स्पीशीज। सो ग्रैंड कैनियन में आपको स्क्विरल की आपको दो पॉपुलेशन आपको यहाँ पे इजिली मिल जाती है। ठीक है, सो ये चीज आपको यहाँ पे आ जाएगी। वन थिंग यू हैव टू नो दैट, राइट। बताइए किसका सवाल है, बताइए अलजिया, बोलिए। सर एक तो मतलब पनामा क्या है? पनामा, पनामा एक तो मतलब पनामा, मुझे समझ नहीं आया, वापस बोलना। ईस्ट थॉमस ऑफ पनामा है, बुक में लिखा हुआ है। Panama is the island over there. I don't know what is the other thing you are saying right now. It's a place, it's a geographical place. पनामा लैंड आपने शायद सुना होगा। या इट्स अ प्लेस, जगह है वो। सो दैट इज माय एलोपेट्रिक स्पीसीशन। यहाँ पे ये मेरे यहाँ पे एलोपेट्रिक स्पीसीशन जो आपके यहाँ पे होते हैं, आपके यहाँ मिल रहा है। सो दैट इज समथिंग यू कैन सी ओवर। यहाँ पे लिख देखो क्या लिखा हुआ है। When a population formally continues in the range, splits into two or more geographical isolated population and forms a new species, the mode of speciation is called as my allopathic speciation. उसी तरीके से आपका एक और स्पीसीशन आपको मिल जाता है जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एज सिम्पैट्रिक स्पीसीशन। जो दूसरा स्पीसीशन यहाँ पे आपका होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे एज सिम्पैट्रिक स्पीसीशन। पता है ये सब चीजें पढ़ना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है अगर आप इसको सिर्फ अगर पढ़ते हो कभी तो as a subject, evolution and ecology. It's a very interesting topic to understand how speciation आपका होता है यहाँ पे, कैसे एक population दूसरे population का आपका यहाँ पे अलग होगा, and all the events happening in the nature. बड़े इंटरेस्टिंग होता है जानना ये सब, बट जब आप उन्हें अलग से पढ़ते हो तो। अभी तो like we are just studying them because हमें समझना है और स्कोर लाना है, but they are quite interesting topics. ठीक है, अब सोचिए यहाँ पे क्या है, that you have a population of your, समझो प्लांट्स है यहाँ पे, प्लांट्स की एक पॉपुलेशन आपके यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, सो पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स आपको एक हैबिटेट में आपके यहाँ पे देखने के लिए आपके यहाँ पे मिल रही है। अब यहाँ पे कोई जियोग्राफिकल आइसोलेशन आपके यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे कोई आपका जियोग्राफिकल आइसोलेशन आपके यहाँ पे नहीं होता, एंड यू विल फाइंड कि आपको इसी के अंदर से आपको एक नई स्पीशीज आपको बनते हुए आपके यहाँ मिल जाती है। तो आपके पास इतनी पॉपुलेशन आपके यहाँ पे थी, बट इनमें से आपको एक नई स्पीशीज बनते हुए आपको मिल गई विदाउट एनी जियोग्राफिकल आइसोलेशन। तो यहाँ पे आपको एक नई स्पीशीज आपको बनते हुए आपके यहाँ मिल रही है, समझ जाओ। न्यू पॉपुलेशन इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर। और कभी अगर आपको ऐसा होते हुए मिला कि नई स्पीशीज आपकी बनी विदाउट एनी काइंड ऑफ जियोग्राफिकल आइसोलेशन, सच स्पीसिएशन इज कॉल्ड एज माय सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन। और ये प्लांट्स के अंदर ज्यादा कॉमनली देखने के लिए मिल जाता है। इट इज वेरी कॉमन इन प्लांट्स, ये आपको इट इज कॉमन इन प्लांट्स। अब आप ये कह सकते हो कि सर ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे एकदम से नई स्पीशीज आपके यहाँ पे बन गई। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे याद रखना है, द वन थिंग यू हैव टू नो दैट कि प्लांट्स के अंदर आपने सुना होगा कि पॉलीप्लॉइडी इज कॉमन। ये बात तो आपने सुनी ना कि प्लांट्स के अंदर आपको देखने के लिए आपको मिलता है। सो पॉलीप्लॉइडी इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी क्वाइट कॉमन इन द प्लांट्स। तो पॉलीप्लॉइडी जब आपके यहाँ पे कॉमन होती है प्लांट्स के अंदर, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे हुआ क्या कि यू हैव अ स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स जिसके अंदर समझो कि क्रोमोसोम नंबर आपका बढ़ गया। आपका एक स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स का जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर आपका बढ़ गया, एंड कई सारे जनरेशन तक उसमें से उसी क्रोमोसोम के प्लांट्स आपके बनते रहे, एंड विद द कोर्स ऑफ सम टाइम व्हाट विल हैपन, दे विल बिकम अ डिफरेंट स्पीशीज। सो पॉलीप्लॉइडी की वजह से आपका क्रोमोसोम नंबर जो चेंज होता है उससे कई बार आपको नई स्पीशीज आपको बनते हुए आपको मिल सकती है, बट इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम विल बी सीन हैपनिंग ओवर देयर। तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन। आपको याद ही रखना है सिम्पैट्रिक के अंदर कोई भी जियोग्राफिकल आइसोलेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। एक सेम पॉपुलेशन में से एक नई पॉपुलेशन आपकी बन के निकल के आ जाएगी, एंड दैट विल बिकम अ डिफरेंट स्पीशीज। सो दिस इज माय न्यू स्पीशीज, दैट्स माय स्पीशीज बी, और ये है मेरे यहाँ पे दैट्स गोइंग टू बी स्पीशीज ए। बताइए तो अनप्रीत, बताइए, बोलिए। तो सर जैसे आपने बताया कि ऐसे होता है प्लांट्स में, तो जो गुरुदेव वेरिस था उसने भी तो यही किया था। नहीं तो उसका ही, हाँ राइट, आपका ये काफी अच्छा आपका ये वो है आर्गुमेंट इसका कि गुरुदेव ने तो सही बोला था वहां पे कि नई स्पीशीज मिल गई, मुझे नहीं मिल गई, राइट। देखो इसमें ऐसा नहीं होता। आपको अगर एक पॉपुलेशन मिल जाए, अगर आपको मिल जाए जिसके अंदर आपके क्रोमोसोम नंबर आपके अलग है, समझो आपको एक पॉपुलेशन है आपके पास
200 प्लांट है फॉरेस्ट में, उससे एक प्लांट में से आपको लाइक 4 प्लांट मिले जिसके अंदर यू हैव अ डिफरेंट क्रोमोसोम नंबर। ओके, अब वो कांस्टेंट रहना चाहिए, दैट शुड रिमेन कांस्टेंट फॉर नेक्स्ट लाइक फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। वो जो आपके जो 100 प्लांट में से आपके अगर 10 प्लांट बने हैं जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर आपका डबल है, तो उनके अंदर जब आपका रिप्रोडक्शन होगा यू शुड गेट द सेम कांस्टेंट नंबर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तब आप कहोगे वहां पे दैट यस इट इज अ डिस्टिंक्ट स्पीशीज। ठीक है, तब आप कह सकते हो दैट इट इज अ डिस्टिंक्ट स्पीशीज। हुगो दे वेरिस के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा था, दैट इट वाज अ काइंड ऑफ अ कंडीशन जहां पे आपको हर एक क्रॉस करने के बाद यू आर गेटिंग ए डिफरेंट नंबर ओवर देयर। हर एक क्रॉस करने के बाद आपको वहां पे एक अलग ही नंबर आपको वहां पे देखने के लिए आपको मिल जाता। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ डिफरेंट स्पीशीज ओवर देयर। ठीक है, तो इसलिए उसको वहां पे वो टाइम बोला कि ऐसे आपका स्पीसीशन आपका नहीं होता, स्पीसीशन विल टेक टाइम। और टेक टाइम मतलब कि आपका नया प्लांट बनने के बाद उसके अंदर वही नंबर का प्लांट प्रोजिनी आपको मल्टीपल जनरेशन तक का आपको देखने के लिए वहां पे मिलना चाहिए। जब आपको वो देखने के लिए वहां पे मिलेगा देन आई कैन से यस इट इज अ डिस्टिंक्ट स्पीशीज देन द अदर पॉपुलेशन। उगोडिविलिस के अंदर अगर आप देखोगे तो हर सेल क्रॉसिंग के बाद उसको कुछ अलग अलग वेराइटियां उससे मिली थी वहां पे। he was getting some some normal variety and then again he was getting some mutant variety. So that's why you cannot say it is a speciation। ठीक है, इसलिए आप स्पीसीशन वहां पे नहीं कह सकते हैं। हाँ, आप ये कह सकते हो कि हुगो दे वेरिस की जो अलग से प्लांट्स मिले थे, अगर वो लंबे ड्यूरेशन के लिए वैसे ही प्लांट्स बनाते हैं देन वी कुड हैव सेड दैट इट इज अ डिफरेंट स्पीशीज, बट दैट इज समथिंग व्हिच वाज नॉट सीन। वो टाइम पे वहां पे उसे देखने के लिए आपको वहां पे नहीं मिला था। क्या मेरी बात समझ आ रही है तंत्रित आपको? इज दिस क्लियर टू Yes, यू? sir. Yes, sir. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द स्पेम्पैटिक स्पीसीएशन, जिसके अंदर एक सिंगल पॉपुलेशन में से आपका एक अलग पॉपुलेशन आपका या एक न्यू स्पीशीज आपकी बनती निकल के आ जाती है। आप डेफिनेशन यहाँ पे देख सकते हो। इन द सेकेंड स्पीसीएशन मोड अ सब पॉपुलेशन बिकम्स रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड इन द मिडेस्ट ऑफ द पेरेंट पॉपुलेशन। बीच में था पेरेंट पॉपुलेशन के और उसमें से वो बन गया आपका रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। This is my sympatric speciation. Sympatric speciation is a formation of species with a single population without geographical isolation. ये दो आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा और भी दो टर्म्स होते हैं, पैरापैट्रिक एंड पेरीपैट्रिक स्पीसिएशन, बट वो आप इस लेवल पे आप नहीं सीखते। यू विल अंडरस्टैंड दैट एंड इन योर हायर क्लासेस, राइट? बट ये दो टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखना है। दे कैन कम एज अ ऑप्शन आ सकता है इनका, या टर्म आपके सामने कभी आ गया देन यू शुड नो कि इनका मतलब यहाँ पे क्या होता है। क्या दोनों टर्म्स आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? आर दिस टू टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ऑलराइट, तो अब हम कह सकते हैं इन द रियल सेंस दैट आपको यहाँ पे चैप्टर एक सही मायने में कह सकते हैं हम यहाँ पे कि आपका खत्म हुआ। अब मुझे इसका आंसर यहाँ पे करके बताओ। ये सवाल आप जानते हो, सवाल ऐसे सवाल आप पहले भी कर चुके हो, तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। हेल्प चाहिए या खुद से करोगे सॉल्व? सर पढ़ के देखते हैं। पढ़ के देख, ये भी अच्छा आंसर है कि देख लेते एक बार पढ़ के। मैं तो आप तो ही हैं, देख लो। आपको याद रखना है जब आपके सामने हार्डी वेंगर वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको हमेशा फोकस करना है मेरे होमोजाइगस रिसेसिव के ऊपर। आपका हमेशा फोकस यहाँ पर रहेगा होमोजाइगस रिसेसिव पॉपुलेशन के ऊपर। इस पॉपुलेशन के ऊपर आपने यहाँ पे फोकस करेगा। दिस इज अ पॉपुलेशन ऑन विच विल बी फोकसिंग ऑन। ठीक है, इसके ऊपर फोकस करो और अपनी कहानी स्टार्ट करो। आपको मालूम है क्या करना है? आपको पहले आपका ढूंढना है आपका क्यू स्क्वायर। अगर आपने क्यू स्क्वायर निकाल लिया देन आपको सब कुछ वहां पे इजिली आपका मिलने लग जाता है। सो चलिए चालू करिए सॉल्व करना। पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप मुझे बताओ एलील फ्रीक्वेंसी आपके यहाँ पे कितनी है। द फर्स्ट थिंग आई वांट टू नो फ्रॉम योर एंड कि आप मुझे बताएंगे यहाँ पे आपकी एलील फ्रीक्वेंसी आपके यहाँ पे कितनी है। वही मुझे आपसे जानना है। दैट इज द फर्स्ट थिंग आई वांट टू नो एंड टेक योर टाइम एंड देन रेज योर हैंड। एलील फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पे कितनी आएगी? सो व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर योर, आप जानते हो एलील फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। आपको बताना है पी क्या होगा, क्यू क्या होगा यहाँ पे। चलिए कर लीजिए।
हो गया अपूर्वा। अपूर्वा बताइए पी एन क्यू की वैल्यू आपकी क्या निकल रही है? पहले क्यू की वैल्यू मुझे बताइए अपूर्वा, क्या आ रही है आपकी? तो क्यू के लिए 0.2। एंड पी की फिर आपके हिसाब से हो जाएगी आपके यहाँ पे पॉइंट। ओके ठीक है, बाकी लोग भी देखिए, बाकी लोग भी करके देखिए क्या आ रहा है आप लोग का आंसर बाकी लोगों का। यस सर, आ गया ये। यही आ रहा है। यस सर। महेश शिवा, हो रहा है क्वेश्चन? नहीं हो पा रहा क्या? कहाँ पे अटक रहे हो? दिक्कत क्या आ रही है? हमारा अप्रोच एक ही रहता है इसके अंदर हमेशा। अप्रोच हमारा यहाँ पे रहता है कि होमोलॉगस रिसेसिव की पॉपुलेशन को यहाँ पे पकड़ो, वहां से कहानी स्टार्ट करो। काजल, प्रखर, अलजिया, क्या हुआ? नम्रता, जानवी, सर समझ नहीं आ रहा है। इसमें अरे समझ क्यों नहीं आ रहा इसमें? देखो क्या दिक्कत क्या आ रही है, देखो सुनो मेरी बात। स्केल कलरेशन ऑफ लिजार्ड हैज अ कंप्लीट डोमिनेंस रिलेशनशिप। जहां पे बोला गया कि ग्रीन कलर स्केल्स आर डोमिनेट ओवर द ब्लू स्केल्स, ग्रीन कलर के स्केल्स ब्लू स्केल के डोमिनेंट है। इन्फॉर्मेशन है वो हमारे लिए। देखो यहां से देखना चालू करो। देयर आर 1024 इंडिविजुअल्स विद जीनोटाइप, कैपिटल जी आपका यहाँ पे है 512 individuals with a genotype of your see there are 1024 individuals with the genotype ये, राइट? सो इतने नंबर है आपके यहाँ पे जीजी वाले जीनोटाइप के। सो होमोजाइगस डोमिनेंट के नंबर यहाँ पे कितने आप लिख दो यहाँ पे, इवन तो आपके लिए ज्यादा रेलेवेंट है नहीं आइटम, आप कभी से यहाँ पे लिख दो, राइट? देन 512 इंडिविजुअल्स विद जीनोटाइप कैपिटल जी स्मॉल जी। सो कैपिटल जी स्मॉल जी का जीनोटाइप जो आपको यहाँ पे आपको मिलेंगे आपके 512 इंडिविजुअल्स, राइट? देन यू हैव अ स्मॉल जी का यहाँ पे आपको जो नंबर यहाँ मिलेगा दैट्स गोइंग टू बी अराउंड 64 इंडिविजुअल्स आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे स्मॉल जी वाले। तो मैंने आपको हमेशा से बताया था कि अब ये जो स्मॉल जी है दैट इज माय होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। इसको मुझे फॉलो करना है, इसको मुझे यहाँ पे पकड़ना है, इससे यहाँ से मेरी कहानी आगे बढ़ेगी। काजल क्या है ये क्वेश्चन आपने? नो सर। क्यों नहीं हो रहा आपसे? ये मुझे ये नहीं समझ आ रहा। यहाँ तक अगर मैंने आपको करके बता दिया है, या इसमें ये तो इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है। अब आप समझो आपको करना क्या है। आपको यहाँ पे करना यहाँ पे ये रहेगा कि आपको मैंने बताया था दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू स्क्वायर। सो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपको होमोजाइगस रेसिड्यू की वैल्यू मिले, यहाँ पे आपकी वैल्यू 64, इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन के साथ। सो क्यू स्क्वायर अगर मुझे यहाँ पे फाइंड करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, होमोजाइगस रिसेसिव का नंबर जो यहाँ पे मेरा है दैट इज माय 64, दैट विल बी डिवाइडेड बाय, मैं इसका अगर मैं टोटल करूंगा तो मेरा यहाँ पे आएगा 1600, ठीक है? और जब मैं इसको यहाँ पे डिवाइड करता हूँ देन व्हाट विल हैपन, द क्यू स्क्वायर वैल्यू ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर 0.04 मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। अब 0.04 जो मुझे यहाँ पे वैल्यू मुझे यहाँ पे मिली है दैट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ माय क्यू स्क्वायर। अगर क्यू स्क्वायर की मुझे यहाँ पे वैल्यू मेरी 0.04 मुझे यहाँ पे मिल रही है तो मैं क्या करूंगा, इसका मैं करूंगा अंडर रूट। तो 0.04 का मैंने यहाँ पे करना है अंडर रूट, और जब मैं इसका अंडर रूट यहाँ पे करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, आई गेट अ वैल्यू ऑफ माय क्यू। बहुत बढ़िया, सो आई गेट अ वैल्यू ऑफ योर 0.2। उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा था बेटा, इसको करने में आपको क्या दिक्कत आ रही थी? सिंपल ही तो था। क्यू का वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल चुका है, क्यू का वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल चुका है, तो मैं सिंपली कह सकता हूँ मेरा पी का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, पी का वैल्यू मेरे यहाँ पे आ जाएगा अपने आप 0.8, क्योंकि आप जानते हो ना पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है? सो विल फाइंड पी का वैल्यू आपको यहाँ पे आएगा 0.8। तमनप्रीत आ रहा है नहीं आ रही है? सर आ गया था, पहले ही आ गया था। अच्छा आपका आ गया था ऑलरेडी। अच्छा महेश शिवा आपका आ रही है? प्रखर, महेश, शिवा, यस सर आ सर। गया। ये तो कहाँ पे अटक रहे थे शिवा आप? सर वो ये स्टेटमेंट में फिर जब ट्राई किया तो आ गया था सर एंड वैसे थोड़ा टाइम लगा था बट ठीक है कोई बात नहीं। वो ये स्टेटमेंट थोड़ा ऐसा लगता है कि बड़ा ही क्या ही उन्होंने पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ खास पूछा है नहीं वैसे देखा जाए तो। वो बस आपको स्टेटमेंट में पढ़ना है एंड देन यू जस्ट पुट द वैल्यू एंड डू दैट। ये आपको मिल गया। देन आपको अगर कोई पूछे नाउ टेल मी द जीनोटाइप वैल्यू या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी आपकी क्या आएगी, तो आप जानते हो फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगेगा। फॉर्मूला इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर व्हाट, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1। राइट? अब आप पी स्क्वायर का यहाँ पे वैल्यू आएगा, दैट मीन्स यू विल हैव 0.8 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.8 इंटू 0.2 प्लस
0.2 होल स्क्वायर। तो क्या आएगा इसका, यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा? 0.64 64 प्लस यहाँ पे क्या आएगा इसका वैल्यू? 0.32 2, और यहाँ पे आएगा आपका 0.04। 04 बस आ गया आपको, आपकी जो टाइप फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई। दैट इज द फ्रीक्वेंसी फॉर माय होमोजाइगस डोमिनेंट, दिस इज द फ्रीक्वेंसी फॉर माय होमोजाइगस रिसेसिव, एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी फॉर माय हेटेरोजाइगस। खत्म, स्टोरी खत्म है आपकी। यहाँ पे आ गया आपका आंसर। दैट इज समथिंग यू हैव टू डू। तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन, ऑलरेडी हम यहाँ पे कर चुके हैं। क्वेश्चन को देख के पैनिक नहीं होना है। क्वेश्चन चाहे जितना भी बड़ा हो, डिटेल्ड हो, you just have to pay attention over there, and then you have to try to solve this, right? So that's something you have to do. Yeah. कोकरवेट्स बिलोंग टू विच कैटेगरी? कोकरवेट्स जो आपके यहाँ पे होते हैं वो इनमें से कौन से कैटेगरी को बिलोंग करेंगे? हैंड रेस करिए इसके लिए। कोकरवेट्स बिलोंग टू विच कैटेगरी ओवर देयर? मोनिका आप है क्लास में? कब आए आप क्लास में, पता ही नहीं चला। नेटवर्क इशू तो अभी भी लगी रहा है, ठीक है। बाकी लोग बताइए। हाँ जी, बाकी लोग भी हैंड रेस करिए। रानी क्या होगा इसका आंसर? बोलिए रानी, बताइए क्या ऑप्शन होगा ए सर। इसका? ये तो नहीं हो सकता ना बेटा, कुकरवेट्स थोड़ी प्रोटोजोन होते हैं। प्रोटोजोन तो कुछ और होता है। प्रोटोजोन तो बहुत इवॉल्व्ड, इट्स अ यूकैरियोटिक सेल होता है वो तो। कैसे आ सकता है बेटा कुकरवेट्स प्रोटोजोन, कैसे हो सकता है बेटा? ये तो आपका एवोल्यूशन वाला चैप्टर है। एवोल्यूशन में हमने यहाँ पे प्रोटोजोन बनाया ही नहीं है कभी। शिवा क्या लग रहा है इसका आंसर क्या हो सकता है? सर ऑप्शन डी। शिवा ऑप्शन डी आप कह रहे हो यहाँ पे? अच्छा, तनप्रीत आपको क्या लग रहा है? सर सी 3 ऑप्शन 3 वाला। तो तनप्रीत आप मुझे ये बताओ कि ऑप्शन डी यहाँ पे फिर क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि जो डी वाला है ना, उसमें उन्होंने बोला कि लिपिड की मेम्ब्रेन होती है, पर जो कोकरवेट्स है उन्हें थिन फिल्म ऑफ वाटर की होती है। बहुत बढ़िया, राइट, दैट्स वेरी ट्रू, राइट। याद रखना सब लोग, कोकरवेट्स के अंदर आपको लिपिड मेम्ब्रेन आपको आसपास आपको नहीं मिलेगी। यू डोंट हैव द आउटर कवरिंग ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन, सो इसलिए आपका बेटा डी नहीं होगा यहाँ पे। इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका यहाँ पे आंसर है। जैसे ही उन्होंने वहां पे लिख दिया या वो आउटर लेयर ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन, वो कोकरवेट्स आपका रह नहीं सकता, बिकॉज आपको याद हो तो मैंने बताया था, यू हैव अ थिन फिल्म ऑफ वाटर। एक थिन फिल्म ऑफ वाटर आपको यहाँ पे मिलती है, और अंदर आपको मिलते हैं आपके बायोमोलिक्यूल्स। अंदर सारे के सारे आपको यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और ये जो बायोमोलिक्यूल्स आपको जो अंदर यहाँ पे मिल रहे हैं, एंड दे आर सराउंडेड बाय अ थिन फिल्म ऑफ वाटर। अब यहाँ पे होता क्या है इसकी वजह से, दैट यू विल फाइंड कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। यू कैन नॉट फाइंड देम रिप्रोड्यूसिंग ओवर देयर, बिकॉज एंड यू कैन नॉट कॉल देम एज अ ट्रू सेल, भी आप इसे यहाँ पे बोल नहीं सकते। तो ऑप्शन 3 बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। ओके, द चांस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ जीन्स from a small The population, chance the of example of, elimination of gene from a small population in an example of ठीक है, स्मॉल पॉपुलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ से हमें काफी हेल्प मिल जाती है, इस टर्म से यहाँ पे काफी हेल्प मिल जाती है। हम समझ सकते हैं अगर एक जीन आपके यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है एक स्मॉल पॉपुलेशन में से, तो इसके लिए हमारे यहाँ पे कौन सा टर्म यहाँ पे लग सकता है? हाँ जी एलजिया बताइए, ऑप्शन 4। कौन सा करो बेटा, वापस बोलना। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 करो आप यहाँ पे। ओके ठीक है। एंड तवनप्रीत आपको क्या लग रहा है? सर 4। राइट, बिल्कुल सही। स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर आपका जीन का अगर फ्रीक्वेंसी अगर आपका चेंज हो रहा है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ माय जेनेटिक ड्रिफ्ट। उसको हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट यहाँ पे। तमनप्रीत क्या आप बताना चाहेंगे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर जो दो टर्म्स आते हैं वो दो टर्म्स आपके कौन से होते हैं? सर फाउंडर इफेक्ट और बॉटलनेक इफेक्ट। बहुत बढ़िया। सो अलावा फाउंडर इफेक्ट एक आपके यहाँ पे टर्म आता है, दूसरा टर्म आपका जो यहाँ पे आता है दैट विल बी बॉटलिंग इफेक्ट। ओके, ये वाला भी मैच फॉलोइंग काफी अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, सॉल्व करिए, टेक योर टाइम, बिल्कुल करा जा सकता है। आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं है। थोड़ा सा सोचो एंड यू विल गेट योर आंसर।
बाकी लोग भी, लड़के लोग कहाँ गए सबके सब? महेश, प्रखर एंड शिवा, करो करो, मैच द फॉलोइंग करो, हो जाएगा। जानवी क्या लग रहा है, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए सर। रानी आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए सर। ठीक है। एंड अलजिया आपको? ऑप्शन ए। ऑप्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए के हिसाब से आपका डार्विन का जो यहाँ पे नाम है वो टर्म आपका मैच करेगा आपके ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का। बल्कि यहाँ ये देख के आपको आंसर यहाँ पे आपको मिल जाता है। अच्छा, लेकिन यार यहाँ पे भी है। ओके, सो डार्विन विल गो विद ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। डी वेरीज आपके यहाँ पे जाएंगे म्यूटेशन थ्योरी के साथ, राइट। पास्चर यहाँ पे आपके जाएंगे विद योर स्वान नेक क्लास एक्सपेरिमेंट। याद है ना, आपने ये किया था हमने एक्सपेरिमेंट, और ये एक्सपेरिमेंट हमने क्या प्रूव करने के लिए किया था? कि सर डेड एंड डिकेइंग मैटर से नहीं बनते ऑर्गेनिज्म। राइट राइट राइट। सो आपका लाइफ जो आपका आ रहा होता है, इट इज ऑलवेज कमिंग फ्रॉम द अदर लाइफ, या इट इज अ थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को हमने यहाँ पे प्रूव किया था, और मैं डिस्प्रूव किया था थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। सो ये आपका क्या था? पाशन। एंड सिडनी फॉक्स, आई होप आपको याद होगा, ये नाम भी हमने पढ़ा था, सिडनी फॉक्स। यस सर, यस सर। हाँ, माइक्रोस्फीयर्स के बारे में इन्होंने बताया था। सो दैट इज नथिंग बट मैं प्रोटोबायोसिस के बारे में, लाइक प्रोटोसेल के बारे में इन्होंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमें शेयर की थी। सो यस, ऑप्शन 1 बिकम्स माय करेक्ट आंसर इन दिस। तो ये बन गया आपका ऑप्शन 1 यहाँ पे, राइट। पोटैटो एंड सीड पोटैटो को लेके जो आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर की थी उसके ऊपर बेस्ड ये सवाल है, तो ध्यान से देखिएगा। अलजिया ने पहले हैंड रेज कर दिया। ओहो अलजिया, बताइए, बोलिए अलजिया, बोलिए। नाउ अलजिया इज रीडिंग द क्वेश्चन। अलजिया फॉर श्योर इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बनने वाली है। अलजिया विल बी लुकिंग फॉर फॉसिल्स 10 years डाउन द लाइन। बताइए बताइए मोनिका, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन 2। अपूर्वा क्या लग रहा है? ऑप्शन 2। अपूर्वा ये बताओ कि स्वीट पोटैटो के अंदर आपका स्टार्च का स्टोरेज कहाँ पे होता है और नॉर्मल पोटैटो में कहाँ पे होता है? पहले बताओ, स्वीट पोटैटो में कहाँ पे होता है? रूट में, नॉर्मल में पोटैटो के स्टेम में। अंदर, राइट, इसके अंदर आपका होता है नॉर्मल के अंदर स्टेम में। बहुत बढ़िया, राइट। सो यू विल फाइंड ऑप्शन 2 ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर। सो यू हैव edible parts which are analogous organs, ठीक है। तो yes, they are going to be having the edible, मतलब वो खा सकते हो आप, और ये जो organs आपके यहाँ पे they are going to be analogous। याद रखना, दोनों ही एग्जांपल मेरे जो बन रहे, they are example of my analogous plants, analogous structures। So this is my option 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बस आपको आराम से पढ़ना है, आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। बस क्वेश्चन को आराम से पढ़ो एंड यू विल सी द मैच द फॉलोइंग, मतलब वो फिलिंग द ब्लैंक वाली चीजें इसके अंदर बहुत ही सिंपल है। सो कर लो, बस पढ़ लो और आंसर बता दो। यहाँ पे एबीसीडी क्या है इसके अंदर, आंसर आपका लग जाएगा। कहाँ हैं सारे लड़के? शिवा, महेश, प्रखर, कहाँ हो आप लोग? काजल, क्या लग रहा है इसका आंसर? ऑप्शन 4 सर। और लग रहा है, ओके। प्रखर क्या लग रहा है आपको? और एंड अलजिया आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन 4। Right. So you are saying option 4. That means about 15 million years ago, primate called dash and dash were existing। तो जब लिखा है ना कि 15 मिलियन ईयर ago आपके कौन से दो थे, तो आपको याद रखना है दो ही लोग थे 15 मिलियन ईयर ago, Drapithecus and Ramapithecus, right? Were hairy and walk like a gorilla and chimpanzee। यहाँ पे ही मुझे मेरा आंसर यहाँ पे मिल जाता है कि फर्स्ट ब्लैंक और सेकंड ब्लैंक में मेरा यहाँ पे Drapithecus and Ramapithecus मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, 2 मिलियन ईयर ago you were having ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो हमने बताया था ग्रासलैंड में देखने के लिए मिलता था। अब मुझे ये बताओ, क्या ऑस्ट्रेलोपिथेकस इरेक्ट पोस्चर था या नहीं था? था सर। राइट, इरेक्ट पोस्चर था इसका यहाँ पे, बिल्कुल सही। सो यस, एंड देन यू विल हैव द 650 से 800 वाला जो यहाँ पे आपका आएगा, दैट्स माय होमोविलेंस। बिल्कुल सही। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो प्लीज आंसर लेके अपने 4 मार्क कंफर्म कर लेना। सो दिस समथिंग यू हैव टू डू। The Devonian period is to be considered as what? Devonian period जो आपके यहाँ पे होता आपका, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, but let me see if you are able to answer this।
मोनिका यहाँ पे हैंड रेज कर रहा है, पूरा ने भी हैंड रेज कर दिया। ऑलराइट, क्या लग रहा है मोनिका इसका आंसर आपको? Ages of fishes. अपूर्वा? Ages of fishes बताएं। करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। डिवोनियन पीरियड इज द एजेस ऑफ फिशेस। यहाँ पे आपके फिशेस ने डोमिनेट किया था, राइट। तो वो जो जुलेवल टाइम स्केल है ना, उसको देखते रहना, थोड़ा थोड़ा करके उसे देखते रहना, सो यू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स। वेरी गुड। According one of the most widely accepted theories, Earth atmosphere before origin of life was. आराम से देखो क्वेश्चन को एंड सी व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। काजल, दीपिका, बताइए क्या होगा इसका आंसर। कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, सब लोग ही कर सकते हैं। आप क्या, सब लोग ही कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, व्हेन यू थिंक ऑफ लाइक समथिंग, आई एम आस्किंग बियॉन्ड क्वेश्चन, कुछ ऑफ ग्रिड में आपसे पूछ रहा हूँ। सो आप लाइक क्या सोचते हो कि लाइक हमें नीट क्रैक करना है, या आपके दिमाग में होता है, या फिर आपके दिमाग में होता है कि नहीं यार मुझे मेरी एमबीबीएस की सीट पकड़नी है, ये होता है? या फिर आपके जहन में कुछ और भी होता है कि नहीं यार मुझे आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ इन टू दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन? व्हाट ड्राइव्स यू पीपल, व्हाट ड्राइव्स यू? क्या है जो आपको ड्राइव करता है? इज इट अ सिंपल थिंग ऑफ योर क्रैकिंग नीट? इज इट थिंग ऑफ योर कि मुझे एमबीबीएस की सीट चाहिए? या फिर यू इमेजिन योर सेल्फ एट टाइम्स that you have that profession in your hand and you're actually doing, you want to do that? MBBS की सीट के लिए that imagination thing. Imagination things works ना। I'll tell you something, this thing works। ये जो आप imagine करते हो ना कि ये मैं कर रहा हूँ या ये मैं कर रही हूँ, it actually works। I'll tell you, it actually happens if you are actually truly believe in that। It's not like कि तुम बस ऐसे imagine कर रहे हो या मुझे ये करना है फिर सो जा रहे हो, ऐसा नहीं। But if you are actually, because I'll tell you something, there's something you will बड़े होगे जब तुम ये शायद पढ़ोगे भी, your brain does not understand what you are actually believing and what you're actually happening in your life, right? So once you start thinking about the thing which you want to do, right, and when you start working towards it, right, एक तो ड्रिवन फोर्स थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है उसके अंदर, इसके अंदर ज्यादा फोर्स स्ट्रांग नहीं होता। इट इज वेरी मतलब वो इट्स नॉट समथिंग विच कैन बी, इट्स नॉट समथिंग विच इज वेरी अपीलिंग ना कि नीट क्रैक करना है, नहीं। जब तुम कह रहे हो एमबीबीएस का सीट चाहिए मेरे को, तो इट इज समथिंग, अच्छा ये ज्यादा ड्रिवन है, ये इट इज समथिंग विच यू कैन थिंक ऑफ, इमेजिन ऑफ। प्रोफेशन जब आप इमेजिन करते हो देन इट इज मच मोर। इमेजिन अपूर्वा इमेजिनिंग कि वो किसी जू के अंदर या किसी नेशनल पार्क में उसे एक मिला है इंजर्ड लेपर्ड, उसे वो ट्रीट कर रही है ना, दैट इज समथिंग मच मोर काइंड ऑफ अपीलिंग ना। या समझो तमनप्रीत इमेजिन कर रही है कि वो एम्स दिल्ली के इमरजेंसी रूम में काम कर रही है, राइट, दैट टू शी इज गेटिंग ऑल द केसेस ओवर देयर और रात के 2 बजे हुए एंड शी इज द वन हु इज हैंडलिंग ऑल दोस थिंग्स। दीज आर द थिंग व्हिच ड्राइव्स यू मच मोर स्ट्रांगली। सो ये मत रखना कभी कि यार नीट क्रैक करना है, ये तो ठीक है। जब तुम ये रखते हो ना, ये ऐसा रखते हो या ये सब रखते हो अपने जहन के अंदर, this is something which will eventually happen, right? And when you can imagine those things and when you want those things to happen in your life strongly, तो वो होता है, वो आप काम करते हो फिर आप उस हिसाब से। एक और पता है आपको चीज बताओ, एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको सही में इंटरेस्ट हो ना किसी चीज को क्रैक करने में या अचीव करने में या कोई चीज गेन करने में, इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट ओवर देयर, तो जनरली दैट थिंग will have a grip on you. It's like if someone is very strongly interested into playing guitar, yeah, if someone is very strongly interested into samjho botany, right? So that topic or that thing will have a grip on that person. It's like that, वो चीज का उस person के ऊपर grip होता है। And second thing what happens in that ना कि you lose the sense of time। तुम इतने इन्वॉल्व होते हो तुम्हारी प्रिपरेशन के अंदर या तुम्हारे जो करना है उसके अंदर कि तुम्हारा सेंस ऑफ टाइम तुम्हारा जाता है।
कब तुम्हारा दिन स्टार्ट हो रहा है, कब तुम्हारा रात खत्म हो रही है, यू डोंट इवन रियलाइज दैट बिकॉज यू आर सो एंगेज इन योर थिंग्स व्हिच यू आर ट्राइंग टू डू। एंड आई एम, ये सब मैं वो आपको बोल रहा हूँ जो लाइक व्हिच आर मच मोर रियलिस्टिक काइंड ऑफ थिंग्स व्हेन यू स्टार्ट डूइंग देम। सो याद रखना, जस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग आइडिया कि तुम्हें क्या चाहिए। इट हेल्प्स, इट ड्राइव्स यू मच मोर स्ट्रांगली टुवर्ड्स योर थिंग। ठीक है, अब बताओ इसके अंदर क्या आपने यहाँ पे आंसर करने का। अच्छा, हैंड रेज कर दिया आपने। महेश बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन डी। रिड्यूसिंग विद ऑक्सीजन एब्सेंट इन द O2 फॉर्म, बिल्कुल सही। आपका एनवायरमेंट आपका रिड्यूसिंग था आपका वहां पे, और ऑक्सीजन आपका वहां पे नहीं था, देखने के लिए आपको नहीं मिल रहा था। सो दैट्स गोइंग टू बी ट्रू ओवर देयर, राइट। देन इन विच थ्योरी इट इज इट सेड दैट गॉड क्रिएटेड द लाइफ ऑन अर्थ। इनमें से कौन सी थ्योरी थी आपके यहाँ पे जिसमें कहा जाता है कि गॉड ने लाइफ यहाँ पे क्रिएट की थी। ओके, इसके ऊपर मैं एक और सवाल पूछूंगा, और वो सवाल ये होगा कि वो थ्योरी किसने दी थी। चलो पहले आंसर बता दो, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं फिर आप हैंडल राउंड कर दोगे यहाँ पे। हाँ बोलो शिवा, क्या होगा इसका आंसर। सर ऑप्शन सी। अरे शिवा, ऐसे कैसे आपने ऑप्शन सी पूछ लिया यहाँ पे, ऐसे थोड़ी चलेगा। ऑप्शन सी नहीं होगा बेटा। ऑप्शन सी तो कह रहा था कि आपका लाइफ आया था बाहर से, लाइफ वाज एलियन, स्पोर्स के फॉर्म में आपका लाइफ आया था प्लैनेट के ऊपर। दैट वाज माय थ्योरी ऑफ सर ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए। अरे लेकिन बबल हो गया ना अब तो, अब तो हो गया बबल वहां पे। इट इज नॉट योर ऑप्शन है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। और ये थ्योरी किसने दी थी, कुछ याद है यस सर, किसने दी थी। फादर्स ऐसे नाम है। ये तो फादर कुछ ऐसे ही था। ये क्या बात हो गई मोनिका, क्या था नाम। सर एलवाईटी। फादर नाम है, उसको प्रोनाउंस नहीं करना होगा। अरे सुरेश, फादर सुरेश ने आपके यहाँ पे थ्योरी दी थी, राइट। एंड तमनप्रीत वाज अ सपोर्टर ऑफ दैट थिंग। So that is the theory of special creation, right? So that's your option है यहाँ पे। Okay, then read the question thoroughly and give me the correct answer। देखो आराम से, आसान सवाल है, बहुत कोई इसमें कॉम्प्लेक्स चीज यहाँ पे है नहीं। अलजिया, क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन सी। राइट, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन इज गोइंग टू करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। ओके, अब यहाँ पे आपका सवाल आ रहा है 11th ग्रेड का। सो पैनिक नहीं होना है और आराम से सोचना है। निडोसाइट्स आर फाउंड इन, निडोसाइट्स आपको इनमें से कौन से ग्रुप के अंदर आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। सो निडोसाइट्स आर समथिंग which are found where। संचिता, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको। डी। निडोरियंस के अंदर ही आपको यहाँ पे निडोसाइट देखने के लिए मिलता है। और निडोसाइट का यहाँ पे काम होता है ये कि आपका ऐसा लाइक ऑर्गन है यहाँ पे, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ऑर्गन ऐसा स्ट्रक्चर जो हेल्प करता है डिफेंस और ऑफेंस के लिए। निडोसाइट इज बेसिकली विल बी हेल्पिंग इन द डिफेंस एंड ऑफेंस, मतलब ये अपने आप को बचाने के लिए, और इवन अगर कुछ कैप्चर करना हो, आसपास की अगर मछली को पकड़ के खाना हो तो वो करने के लिए भी आपका ये हेल्प करेगा। सो डिफेंस एंड ऑफेंस के लिए निडोसाइट आपका यहाँ पे आपकी मदद करता है। सो यस, ऑप्शन डी बिकम्स माय करेक्ट आंसर, निडोरियंस। एक और नाम इनका यहाँ पे आएगा सिलेंट्रेटा। ओके, when any plane passing through a central axis of the body divides the organism into two identical halves, the organism is called as। definition ये कौन से टर्म को लेके यहाँ पे मैच कर रही है। when any plane passing through a central axis of the body divides the organism into two identical halves, the organism is called as। शिवा, क्या लग रहा है इसका आंसर। सर ऑप्शन बी। ओके ठीक है, जानवी आपको क्या लग रहा है। ऑप्शन बी। एंड मोनिका आपको क्या लग रहा है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए याद रखिएगा, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी रेडियल सिमेट्री। अगर बोला गया ना, देखो अगर लिखा हुआ है दैट व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस, मतलब समझो अगर ये आपका एनिमल है, राइट, आप किसी भी प्लेन में कट करो, यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करो, बट इट विल पास थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, से वो पास होना चाहिए। अगर आप सेंट्रल एक्सिस अगर आप से पास करा रहे हो
So you'll have two identical halves will be seen over there. ठीक है? And that kind of symmetry is called as my radial symmetry. Okay? आपका जब bilateral symmetry होगा तो उसमें आप क्या करते हो, एक vertical plane में in a single plane, right? यहाँ पे आपके हम क्या करें, passing through center any plane, किसी भी plane में आप कट करो, लेकिन वैसे नहीं होता. आपका bilateral symmetry के अंदर क्या होता है, vertical plane के अंदर अगर आप एक सिंगल प्लेन में अगर एनिमल को कट करते हो तो आपको दो इक्वल हाफ्स वहां पे मिलते हैं, देन यू गेट टू इक्वल हाफ्स, उसे हम कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री. ठीक है. और अगर आंसर गलत आए तो ज्यादा कोई बात नहीं, ठीक है. आई डू अंडरस्टैंड कि वो एकदम से याद नहीं आता. इट्स अ डेफिनेशन जो कई बार वो हो जाती है, मिक्स हो जाती है. ओके. फ्रॉम फॉलोइंग स्टेटमेंट सिलेक्ट द रॉन्ग वन. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत है? सो यू हैव दिस एबीसीडी ओवर हियर, यू हैव टू टेल अस कि इनमें से आपका कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा. आराम से देखो, टेक योर टाइम, बिल्कुल अपना वक्त लीजिए यहाँ पे, एंड देन टेल अस कि व्हिच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली गोइंग टू बी अनट्रू. अलजिया, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी. बैटमैन वाला बी कह रहे हो या डेली वाला डी कह रहे हो अलजिया? बी बी का बैट वाला. बैटमैन वाला बी कह रहे हो आप. अपूर्वा, क्या होगा इसका आंसर? तो दिल्ली वाला भी. तवनप्रीत, आपको क्या लग रहा है? सर दिल्ली वाला डी. राइट. याद रखना, एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम पॉलीफेरा आर एक्सक्लूसिवली मराइन. ये बात आपकी सही नहीं है. आपको इसके अंदर फ्रेश वाटर स्पीशीज भी आपको यहाँ पे मिल जाती है. सो पॉलीफेरा के अंदर याद रखना, यू विल हैव फ्रेश वाटर स्पीशीज आर आल्सो सीन. इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है और ये बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. ठीक है. निमेटोसाइट आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम निडेरिया. दैट्स ट्रू. निमेटोसाइट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं. ओके. प्रॉन्स हैज टू पेयर ऑफ एंटेना, ये सब आपको यहाँ पे सही, लेकिन ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा. यू डोंट हैव, लाइक यू विल फाइंड फ्रेश वाटर स्पीशीज भी आपको यहाँ पे मिल जाती है आपके पॉलीफेरा फाइलम की. ठीक है. Which of the following animal does not undergo metamorphism? इनमें से कौन सा एनिमल आपका यहाँ पे है जिसके अंदर मेटामॉर्फिज्म होते हुए नहीं दिखता? मेटामॉर्फिज्म का मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ. इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, अगर ये टर्म मालूम नहीं है तो बताता हूँ. आपका जो बटरफ्लाई आपने देखा होगा, सब बच्चों ने बटरफ्लाई बचपन से देखा होगा. तो आपका जो कैटरपिलर होता है, जो आपका जो कैटरपिलर आपका वहां पे होगा, दैट कैटरपिलर विल कन्वर्ट इनटू योर बटरफ्लाई. That caterpillar will convert into your butterfly. अब ये जो changes आपको यहाँ पे होते हुए मिले, this changes over there is happening over here is called as my metamorphosis. This changes over there are called as my metamorphosis. ठीक है. तो आप जानते हो कि आपका कैटरपिलर से बटरफ्लाई बन गया जो बिल्कुल अलग दिखता है. तो ये जो आपका डेवलपमेंटल चेंजेस आपके यहाँ पे हुए ना, इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस. एक और एग्जांपल आपका यहाँ पे हो सकता है. एक और एग्जांपल क्या बन सकता है मोनिका? एक और एग्जांपल बता दो यहाँ पे. एक और क्या बन सकता है मेटामॉर्फोसिस का एग्जांपल? फ्रॉग. राइट. फ्रॉग फ्रॉग किस से बनता है? टैडपोल. तो टैडपोल में से जो आपका जो फ्रॉग बनता है, दैट इज आल्सो वेरी गुड एग्जांपल ऑफ योर मेटामॉर्फोसिस. ठीक है. तो अब आप मुझे को बताना है यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे कि इनमें से किसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होते हुए आपको नहीं मिलता. बताइए महेश, क्या होगा इसका आंसर? सर अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म करो आप यहाँ पे. ठीक है. अलजिया, आपको क्या लग रहा है? स्टारफिश. एंड रानी, आपको क्या लग रहा है? सर अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म करो आप भी. इट इज गोइंग टू बी योर अर्थवॉर्म. बिल्कुल से याद रखना, अर्थवॉर्म के अंदर आपका मेटामॉर्फोसिस होते हुए आपको नहीं मिल रहा. यू डोंट फाइंड दैट हैपनिंग. जब अर्थवॉर्म का एग हैच होता है तो उसमें से बेबी अर्थवॉर्म निकलता है और वो एडल्ट जैसा ही दिखता है, बस साइज उसका छोटा होता है. तो इसके अंदर लार्वल स्टेज आपको नहीं मिलेगा. ऐसा कभी नहीं होता कि यू हैव अ लार्वल स्टेज और फिर लार्वल स्टेज के अंदर आपके चेंजेस आपको होते हुए मिल जाए एंड देन दे आर टर्निंग इनटू द सम डिफरेंट एनिमल. वैसा आपको देखते हुए आपको नहीं मिलता यहाँ पे. यू विल हैव अ बेबी अर्थवॉर्म कमिंग आउट ऑफ द एग और वो बिल्कुल एडल्ट जैसा ही दिखता है, बस उसका साइज वहां पे छोटा होता है बस. तो यहाँ पे आपको मेटामॉर्फोसिस होते हुए नहीं मिलेगा. आप में से काफी लोगों के अगर यहाँ पे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, अभी सुनो मेरी बात, अगर आपके क्वेश्चन यहाँ पे नहीं हो पा रहे देन इवन डोंट गेट टू डीमोटिवेटेड बिकॉज ऑफ दैट. यार सबसे हो रहे मेरे से नहीं हो रहे, या कुछ लोगों से हो रहे मेरे से हो नहीं रहे. आई डोंट थिंक लाइक दैट. ठीक है.
कोई बात नहीं, इफ दे आर नॉट हैपनिंग राइट नाउ, विद द कोर्स ऑफ टाइम आपका ये क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। आपने कुछ लोगों ने रिवीजन किया होगा, कुछ ने नहीं किया होगा, सो दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस, कोई बात नहीं। बट या डोंट थिंक यार वी आर लैगिंग बिहाइंड राइट नाउ विद द थिंग व्हिच सर इज डूइंग राइट नाउ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इट विल हैपन इवेंचुअली, इट विल हैपन। सो होता है, टाइम के साथ साथ सब लोग बिकम different animal with the course of time. Okay. You have this question in front of you. सर बोलिए बेटा बोलिए, क्या नाम है इनका, अलजिया बताइए। क्या कह रही है ये लड़की? स्टारफिश। स्टारफिश में बेटा, स्टारफिश तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। स्टारफिश में होता है और बड़ा अलग तरीके से होता है। अगर आप कभी देखोगे ना स्टारफिश की कहानी, अगर आप इनसाइड में देखोगे तो क्या होता है, इसका जो लार्वल स्टेज होता है, लार्वल स्टेज स्टारफिश का, that larval stage is going to be having the bilateral symmetry होती है इसकी। लार्वल स्टेज की तो होती है आपके यहाँ पे बायोलेटरल सिमेट्री, और फिर जो लार्वल स्टेज आपका होता है दैट विल टर्न इनटू अ स्टारफिश, और जो स्टारफिश बन जाता है ना देन इट विल हैव अ डिफरेंट सिमेट्री। कुछ याद आ रहा है, ऐसा आपने पढ़ा होगा बच्चों ने कभी ना कभी, दिस विल हैव अ रेडियल सिमेट्री, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपको मिलता है देखिए बेटा वो आप ऐसा सोच रहे हो कि सर मैंने तो कभी देखा नहीं है इसका लार्वा, राइट? ऐसा नहीं होता, इसका होता है। यू विल हैव अ लार्वल स्टेज इन दैट एंड देन इट विल टर्न इनटू द स्टारफिश। तो याद रखना, और लार्वल जो स्टेज होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इट विल हैव अ बायोलेटरल सिमेट्री। लेकिन एडल्ट जो आपके यहाँ पे बनेगा दैट एडल्ट फॉर्म विल हैव अ रेडियल सिमेट्री। सो याद रखना स्टारफिश में आपको होते हुए मिलेगा, ठीक है। सो यू हैव टू रीड ऑल दोस थिंग्स, ओके। ऑलराइट, चलो। Which of the following are the, मोनिका बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए। अच्छा इसका ही आंसर दे रहे हो आप, अच्छा। अरे आंसर नहीं बताओगे, रुको। इनमें से कौन सा आपका करेक्ट कॉम्बिनेशन आपके यहाँ पे एक्वेटिक मैमल्स का, विच इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ योर एक्वेटिक मैमल्स लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो मैमल्स लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं और जो बड़े ही आसान सवाल होते हैं। बताइए शिवा, क्या होगा इसका आंसर? सो ऑप्शन ए। शिवा बबल कर दूं मैं? यस सर। कर दूं बबल? महेश क्या होगा इसका आंसर? ए। संचिता क्या होगा इसका आंसर? सर बी। हाँ जी, बी होगा बेटा, बी होगा करेक्ट आंसर। वेल्स, डॉल्फिन एंड सील्स तीनों ही तो मैमल है यहाँ पे। सील्स तो आप जानते हो मैमल होता है, सील्स का तो ये नाम आपने अभी थोड़े दिन पहले भी सुना था, याद है? हमने एक Yes, टर्म पढ़ा था sir. एलिफेंट सील करके, तो इसको तो तुम भूल नहीं सकते। Yes. वो एलिफेंट सील को क्यों मार रहे थे इसको वो लोग वहां पे? बॉटल नेक, सॉरी सर सर, वो उसकी चमड़ी यूज करते थे। लेदर बनाने उसकी की। स्किन को वहां पे यूज करते हैं वो लोग लेदर बनाने के लिए, लेदर की तरह उसको वहां पे यूज किया जाता था। तो ये तो आपको जानते हो। डॉल्फिन को किसको कौन नहीं जानता बेटा? डॉल्फिन को, डॉल्फिन को तो हर कोई जानता है, इट्स अ मैमल। एंड वेल भी sir. आपका मैमल होता है आपके यहाँ पे, राइट? तो ड्रैगन तो बेटा आपके यहाँ पे फिश होती है, सो दैट इज व्हाई ऑप्शन बी बिकम्स माय करेक्ट आंसर ओवर हियर। चलो, Which of the following feature is not present in the phylum Arthropoda? इनमें से कौन सा फीचर आपको आर्थ्रोपोडा के अंदर देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलता? देखिए यहाँ पे ऑप्शन सही से एंड देन गिव मी अ करेक्ट आंसर। टेक योर टाइम, आराम से टाइम ले लो, और कौन सा फीचर आपका आर्थ्रोपोडा के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता? थोड़ा याद करो कि आर्थ्रोपोडा में क्या क्या आता था। आर्थ्रोपोडा इज मेनली नोन फॉर माय इंसेक्ट्स के लिए जाना जाता है। इंसेक्ट्स के साथ साथ यहाँ पे आपको क्रस्टेशियंस मिलते हैं, क्रैब मिलता है, प्रॉन मिलता है। तो आप जरा सोचो इस बारे में एंड बताओ कि इसके अंदर आपका कौन सा आंसर आपके यहाँ पे सही आ सकता है। बताइए रानी, क्या होगा इसका? अरे रानी रुक जाओ, हाँ रानी बताओ क्या होगा सर इसका? ऑप्शन ए। रानी आप कह रहे हो ऑप्शन है यहाँ पे। रानी मुझे बताओ कि ऑप्शन है अगर आर्थ्रोपोडा में नहीं मिलता तो किसमें मिलता है फिर मुझे ये? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। मोनिका क्या लग रहा है इसका आंसर आपको? सर ऑप्शन ए पैरापोडिया। तो आप कह रहे हो पैरापोडिया, तो मुझे बताओ ये पैरापोडिया अगर आर्थ्रोपोडा नहीं मिला तो ये किस में मिलता है देखने के लिए मुझे मोनिका? मोलस्का। क्या बोला इन्होंने? मोलस्का बोला? अरे नहीं बेटा नहीं। जानवी बताइए। सर नहीं सर, इससे नहीं पहले नहीं वाला। नहीं नहीं, हो गया बेटा, हो गया, नहीं हो गया, आपका चांस हो गया। जानवी आप बताइए पैरापोडिया आपको मिलता किस में है देखने के लिए? सर शीशनेस में मिलता है। सुना ही नहीं दिया मुझे आंसर। फाइनली अपूरा बताइए
इसमें मिलेगा ये देखने के लिए हाँ। पैरापोडिया। एनेलिडा में उसमें एग्जाम्पल कौन सा आएगा एनिलिडा के अंदर? नेरिस। बहुत सही, राइट, बिल्कुल सही। यू विल फाइंड नेरिस इज एग्जाम्पल, जो आपका मराइन एनिलिड, अगर आपको याद हो तो, और वो स्विम करता था पैरापोडिया की Yes, मदद से। sir. तो यस, ऑप्शन ए बिकम्स माय करेक्ट आंसर इन दिस। ये आपको मिलता है एनिलिड के अंदर, नॉट इन योर आर्टोपोडा के अंदर। एनिलिडा के अंदर भी आपको याद रखना है कि आपको जो एग्जाम्पल यहाँ पे दैट इज गोइंग टू बी नेरिस। नेरिस के अंदर आपको मिलता था आपका पैरापोडिया, जो यूज किया जाता है स्विमिंग के लिए। इसको हम इस्तेमाल करते हैं स्विम करने के लिए, हम नहीं, वो करता है नेरिस। बाकी सब ट्रेड्स आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए आपके आर्टोपोड्स के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल? इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे लिविंग फॉसिल है? ओके, बाकी लोग भी ट्राई करिए। बताइए रानी, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए सर। रानी कह रही है यहाँ पे ऑप्शन है। अलजी, आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन बी। बी कह रहे हो आप? ठीक है, एक और आंसर लेते फटाफट यहाँ पे। अपूर्वा, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताना। ऑप्शन ए। राइट, बिल्कुल सी रानी, अपूर्वा, आपका आंसर यहाँ पे सही है। साइकस इज अ लिविंग फॉसिल। मॉस नहीं होता बेटा, साइकस रहेगा आपके यहाँ पे लिविंग फॉसिल। ठीक है, याद रखना। वेरी गुड रानी, बहुत बढ़िया। चलो, तो दैट इज गोइंग टू बी साइकस आपका लिविंग फॉसिल है। और अगर आपको याद हो तो साइकस के अंदर ही आपको मिलता है आपके कोरेलॉइड रूट्स। ये सब भी आपको याद रखना है, Yes, जो sir. मेंशन किया हुआ है। ये आपका कोरेलॉइड रूट्स, जिसमें आपको साइनोबैक्टीरिया मिल जाता है रहता हुआ। और साइकस क्या होता है? मोनोसिस होता है या डायसिस होता है? मोनोसियस। डायसियस। मेल फीमेल प्लांट अलग होते हैं। Yes, sir. साइकस के अंदर मेल और फीमेल प्लांट अलग होंगे। अगर मेल और फीमेल प्लांट अगर मुझे अलग मिले, दैट्स माय डायसियस कंडीशन, वो मोनोसियस नहीं होता। आप में से कुछ लोग हमारे साथ थे उसके दौरान, ब्रिज कोर्स के दौरान, तो आपने ये टर्म सुना होगा, पढ़ा होगा हमारे साथ प्लांट किंगडम के टाइम पे। सो दैट इज गोइंग टू बी योर साइकस की कहानी है ये, राइट। In which of the following would you place the plant having vascular tissue lacking seed? Vascular tissue है लेकिन seed नहीं है इसके पास। कौन सी कैटेगरी के अंदर ये यहाँ पे मेरा ये प्लांट आएगा? लड़के लोग बेटा, लड़के लोग, ऐसा लगा वो रेस चल रही है और अपने लड़के लोग आराम से पीछे टहलते हुए आ रहे हैं। दौड़ो बेटा, दौड़ो थोड़ा सा। हाँ जी शिवा, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर टेरिडोफाइट, ऑप्शन ए। राइट, दैट्स अ करेक्ट आंसर। टेरिडोफाइट आपके यहाँ पे बिल्कुल सी आंसर बेटा आपके यहाँ पे। इनके अंदर आपको वास्कुलर टिश्यू आपके यहाँ पे मिल जाएगा, आपको जाइलम फ्लेम आपके यहाँ पे मिल जाएगा, बट आपको यहाँ पे सीड फॉर्मेशन आपको होते हुए आपके यहाँ पे नहीं मिलता। तो बिल्कुल सही, टेरिडोफाइट आपके यहाँ पे सही आंसर आपको बन के मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना, यू विल हैव नो जाइलम फ्लोएम, यू विल हैव नो जाइलम, सॉरी, यू विल हैव जाइलम एंड फ्लोएम आपके यहाँ पे मिलता है। एंड दैट्स व्हाई वी से कि इसके अंदर वास्कुलर टिश्यू आपका यहाँ पे है। जाइलम यूज किया जाता है पानी के ट्रांसपोर्ट के लिए, पानी और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए। फ्लोएम यूज किया जाता है आपके शुगर के ट्रांसपोर्ट के लिए। चलो नेक्स्ट, in which of the following male and female gametophyte do not have a free living independent existence? इसमें से किसके अंदर आपको मेल और फीमेल जो गैमेटोफाइट होता है उसका फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलता? टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम ले लो। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट अगर फ्री लिविंग नहीं है, मतलब वो आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर आपको वहां पे मिलेगा। वो अलग सा ऐसे अकेला जमीन पे इंडिपेंडेंटली रह नहीं सकता। तो कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पे सही लग सकता है उसके अंदर? बताइए जानवी। ऑप्शन बी सर। जानवी यहाँ पे ऑप्शन बी कह रहे हैं। रानी, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। रानी, आप मुझे बताइए कि ये जो सिड्रस आप मुझे यहाँ पे बता रहे हो, ये सिड्रस कौन से ग्रुप के अंदर आता है? ये प्लांट कौन से ग्रुप के अंदर आएगा? नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं। महेश, आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन बी लग रहा है। ऑप्शन बी आपको लग रहा है? कोई बताएगा वो मुझे ऑप्शन बी कौन से ग्रुप में आता है? इन विच ग्रुप दिस प्लांट एक्चुअली फॉल्स? सिड्रस आपको यहाँ पे जो प्लांट है, जिम्नोस्पर्म। बहुत बढ़िया, यस, दैट विल कम अंडर द जिम्नोस्पर्म्स। ये आपका आएगा अंडर द जिम्नोस्पर्म्स। वेरी गुड, दे विल कम अंडर द जिम्नोस्पर्म्स। और अगर ये मेरे यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स के अंदर मेरे यहाँ पे आ रहा है, याद रखना जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म के अंदर कभी भी आपको मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आपको फ्री लिविंग फॉर्म में आपको नहीं मिलेंगे। याद रखना, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स के अंदर, इन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स विल नेवर हैव मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आपको कभी भी वहां पे देखने के लिए आपको नहीं मिलते। इंडिपेंडेंट आपको मिलेंगे नहीं देखने के लिए। ठीक है,
सो ये बात आपको यहाँ पे ऐड करनी, दैट इज वन थिंग यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर विथ। Which of the following is not common between the Funaria and Selaginella? इनमें से कौन सी चीज आपके यहाँ पे कॉमन नहीं है और Funaria and Selaginella को लेके, क्या इनमें कॉमन नहीं है? ठीक है, आराम से याद करो कौन कहाँ पे क्या आता है, एंड देन ट्राई टू टेल मी द करेक्ट आंसर। और थोड़ा बताना पड़ता है फिर आपको कि अगर मैं आपसे आंसर लूंगा तो थोड़ा और भी जानना चाहूंगा, क्या जानते हो आप उसके बारे में थोड़ा बहुत। सो okay, आपको रेजिंग हैंड देन पुटिंग इट डाउन देन अगेन रेजिंग हैंड देन पुटिंग डाउन, क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ पे? बताइए महेश, क्या होगा इसका आंसर, बोलिए। रूट सर। महेश यहाँ पे कह रहे हैं रूट, यहाँ पे कह रहे हैं आप महेश। महेश फनेरिया क्या होता है बता सकते हो आप मुझे? फनेरिया कौन से ग्रुप में आता है? मॉस होता है। मॉस कौन से ग्रुप में होता आता है? मॉस कौन से ग्रुप के अंदर आता है? बड़ा ग्रुप इसका क्या होता है? मॉस किसके अंदर आता है? ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट। इट विल कम अंडर द ब्रायोफाइट। और सेलिजिनेला आपका यहाँ पे कौन से ग्रुप के अंदर आएगा आपका? टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट, राइट, बिल्कुल से। और दोनों के अंदर याद रखना कि आपका ये चीज कॉमन नहीं होती। तो टेरिडोफाइट्स के अंदर आपको रूट्स मिलेंगे, ब्रायोफाइट्स में रूट्स आपको नहीं मिलते। अगर ब्रायोफाइट्स में आपको वहाँ पे रूट्स नहीं मिलते तो रूट्स की जगह आपको वहाँ पे क्या मिलता है? राइजोइड्स। जगह आपको वहाँ पे राइजोइड्स मिलेंगे। एंड दीज राइजोइड्स आर लाइक दे डोंट एब्जॉर्ब वाटर, दे जस्ट होल्ड द प्लांट टू द सबस्ट्रेट। हाँ, रूट लाइक होते हैं, लेकिन वो रूट की तरह पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते, पानी मिनरल को एब्जॉर्ब नहीं करते, वो बस प्लांट को एक जगह पे पकड़ के रखने में हेल्प करते हैं। अगर आप उत्तराखंड से, अगर आप हिमाचल से, तो आपने बिल्कुल ये प्लांट्स को आपने देखा होगा आपके आसपास ग्रो करते हुए, एंड इट्स वेरी कॉमनली सीन ओवर देयर। लकी पीपल यू सी सच काइंड ऑफ प्लांट्स, स्टिल डोंट रिमेम्बर देयर लाइफ साइकिल। तो दिल्ली, हरियाणा या बाकी बच्चों से पूछो, यू डोंट फाइंड देम। ओके, which of the following plant kingdom is called as the amphibians? ये कुछ ज्यादा ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, ऐसा क्वेश्चन अब एनटीए पूछेगा नहीं। ऑलराइट, इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा तवनप्रीत? So ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट इज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, बहुत सही। ओह, well, we have just lost few questions over there. Okay, ऑलराइट, ठीक है। Okay, ऑलराइट, ठीक है। So that is something we have done. ये सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कुछ किए हैं। यहाँ पे these are few questions we have actually covered over here. अभी आप मुझे बताइए, अगर आपके कोई इस चैप्टर आपके यहाँ पे खत्म होता है, आपका इवोल्यूशन जो आपका यहाँ पे चैप्टर है वो बेसिकली आपका यहाँ पे खत्म हो गया, दैट चैप्टर हैज गॉट कंप्लीटेड नाउ। यू हैव टू टेल मी अगर इसमें कोई, अगर आपको डाउट हो, तो अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा या किसी में कंसर्न है, तो आप बताइए मुझे। अगर कोई इसमें डाउट हो तो बताइए। महेश, आई थॉट महेश वाज सेइंग समथिंग, बोलिए। अलजिया, अगर आपको सर बस ये पूछना है कि जो एग्जांपल्स है प्लांट किंगडम में, उसमें ये नहीं ना याद रखना कि किसका है प्लांटिक लाइफ साइकिल है, किसका हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, किसका डिप्लॉन्टिक। वो इग्नोर करो, वो इग्नोर करो। लेकिन इतना याद रखना कि किसका मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, किसका मेन प्लांट स्पोरोफाइट है, वो याद रखना। लाइफ साइकिल आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि वो अब आपको एग्जाम में नहीं आएगा, दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट बीन पार्ट ऑफ अ करिकुलम नाउ, सो उसको इग्नोर करो। लेकिन बाकी याद रख लेना, बाकी चीज आपको याद रखना। हाँ, ठीक है। मोनिका बताइए, क्या सवाल है आपका यहाँ पे? सर आपने उसमें बताया था ना ग्रुप में कि बोला कि फ्रॉग और उसको अर्थवर्म को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जो पिछला जो एफएसटी हुआ था ना उसमें फ्रॉग से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आए थे। कॉकरोच से तो एक दो ही आए थे ना, लेकिन फ्रॉग से ज्यादा क्वेश्चन आए थे। So that shouldn't happen. I'll tell you, Monica. I'll tell you why I'm asking you to ignore that, क्योंकि नीट में वो नहीं आएगा। एंड अगर एफएससी में समझो अगर 2 क्वेश्चन आ भी जाता है ना मोनिका, वर्थ नहीं है, उसमें टाइम स्पेंड करना वर्थ नहीं है। अरे समझो 4 आ गए मोनिका, राइट? वैसे इस बार 4 नहीं आएंगे फॉर श्योर, पर अगर आ जाता है ना, इट्स नॉट वर्थ इट स्पेंडिंग टाइम ओवर देयर। लेट्स नॉट फॉरगेट हमारा मेन गोल क्या है। हमारा मेन गोल है 5 में 7 में वाली जो एग्जाम है उसमें हमारा स्कोर बनाना है, ठीक है? इसमें अगर समझो आ गए तुम्हारे 4 क्वेश्चन सामने आ गए ना फ्रॉग वाले, इग्नोर करो, राइट? मैं तुम्हें उसके ऊपर जज नहीं करूंगा, मैं उसे स्केल नहीं करूंगा, यू जस्ट लेट दैट क्वेश्चन गो, ठीक है? बाकी सब वाला यू कैन लेट दैट क्वेश्चन गो, राइट? लेट्स नॉट डू समथिंग ओनली बिकॉज
sometime somewhere back Avanti has given you a paper with that kind of question. You don't find it coming in exams. Let's not spend time over there. ठीक है, फ्रॉग के बारे में आप उतना ही जानो जितना आपका एनुअल किंगडम चाहता है आपको जानने के लिए, ठीक है, उतनी चीज आप बस वहां पे याद रख लो, राइट, जनरल चीज आप वहां पे याद रख लो, डोंट गो बियॉन्ड दैट, डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स द यूरिनरी सिस्टम या कार्डियक सिस्टम आप वहां पे क्या है। सो मोनिका समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सर लेकिन एनसीईआरटी में मतलब उसका ही दिया ना ज्यादा, फिर फ्रॉग का ही। नहीं, कॉकरोच भी दिया हुआ है, क्या बात कर रहे हैं, कॉकरोच भी दिया हुआ है उन लोगों ने अच्छे से, ऐसे क्या बात है, तीनों दिए हुए वहां पे। कॉकरोच की जब मैं बात करता हूँ ना मोनिका एंड ऑल द पीपल, जब मैं कॉकरोच के कहता हूँ कि आपको इसे पढ़ना है सही से, सो आई एक्चुअली एक्सपेक्ट कि आप कॉकरोच के बारे में यू विल स्टडी एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ देयर डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको वहाँ पे मालूम होना चाहिए उसका, आपको मालूम होना चाहिए उसका ब्रीदिंग वहाँ पे कैसा हो रहा है, हाउ इज डूइंग द ब्रीदिंग इवेंट उसका वहाँ पे कैसा हो रहा है, यू शुड नो इन डिटेल हाउ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज टेकिंग प्लेस ओवर देयर, ये आपको मालूम होना चाहिए इस बारे में, बिकॉज उसमें से एक छोटा सा पॉइंट निकाल के आपसे सवाल पूछेंगे। यू शुड नो व्हाट आर दे आर डूइंग फॉर एक्सक्रीशन एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। These are the things which you have to understand in that, और यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ना है। अब यही सर्कुलेटरी सिस्टम आपको मिलता है अर्थवॉर्म के अंदर, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि आप उसके अंदर अपना वक्त जाया करो। Don't do that. Like you don't have to do those circular system वाले, आपको नहीं उसको पढ़ना है, because it's not relevant to you, not relevant in terms of the NEET exam. इसलिए आपको इस पर फोकस करना है, कॉकरोच को लेके एनसीईआरटी में जो दिया है वो आप सही से पढ़ो, समझो, राइट। अगर आपको याद होगा तो कॉकरोच में यू ऑल्सो हैव अ माउथ पार्ट भी उसमें आपको मिलता है, माउथ पार्ट से आप यहाँ पे यू ऑल्सो हैव जनरल कैरेक्टर, मतलब 4 विंग कौन सा होता है, हैंड विंग कौन सा होता है, वो सब आपको मालूम होना चाहिए। तो इसलिए एक ही मॉडल है आपका यहाँ पे, उसको आपको यहाँ पे याद रखना है, उसके मॉडल को आपको याद रखना है, बाकी को आप फिलहाल के लिए बिल्कुल आप इग्नोर कर सकते हो। Apparently I'm telling you ना, for this upcoming test ignore those topics over there and do that 6 thing, और वो 6 अगर आपके हो चुके हो सही तरीके से, अगर आपके पास बैंडविड्थ है, और 2-3 टॉपिक आप निकाल लो अपने वहां पे, राइट। अगर बैंडविड्थ नहीं है देन ठीक है, और भूलना मत 12th भी आने वाला है, 12th के भी पहले 4 चैप्टर आ रहे हैं, राइट। यस सर। So हाँ वो so you'll get questions from sexual reproduction, flowering plant, human reproduction, reproductive health तो भाई तो अब वो तो I think 2 बार टेस्ट दे चुके हो आप उसका, so you can answer that quickly. So, वो हैंडल करना है। So the plan is that कि वहां से जो आपके 144 मार्क्स के जो क्वेश्चन वहां से बन के आएंगे ना लगभग, तो उसमें से आप एक अच्छा नंबर वहां से आप निकाल लोगे। अमेज़न के आप समझो आपने वहां पे 110 से लेके 120 जितना आपने वहां पे आराम से अपना स्कोर वहां पे बना लिया, राइट, इतना स्कोर आपने यहाँ से बना लिया, एंड फिर आप 11th वाले पार्ट में से आप निकाल लो अपना 120 से लेके 125 जितना आपने वहां से भी अपना स्कोर बना लिया। सो दैट विल गिव यू अ स्कोर ऑफ अराउंड लाइक लेट्स से यू आर गेटिंग अराउंड ऑफ स्कोर ऑफ लाइक 240 या 220 से 240 का अगर आप स्कोर ला रहे हो, आई एम ओके विद दैट राइट नाउ। फिलहाल के अगर आप इतना स्कोर लाते हो, इतना तो मैं चाहूंगा कि आप लेके आओ, 220 तो आप यहाँ पे लेके आओ, उसके अगर आगे स्कोर ला रहे हो दैट्स आई एम मोर देन हैप्पी, राइट। कलेक्टिवली मैं चाहता हूँ कि सबका स्कोर 450 तक पहुंचे या उसके ऊपर जाए, राइट, कलेक्टिवली फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के। इस स्कोर पे एमबीबीएस की सीट नहीं मिलती, इस स्कोर पे नीट की वेटरनरी की सीट नहीं मिलती, बट दैट इज व्हाट आई वांट राइट नाउ फ्रॉम ऑल ऑफ यू। अगर इसके बियॉन्ड ला रहे हो बहुत बढ़िया बात है, बट इतना तो मैं चाहता हूँ, दैट इज अ बेसलाइन यू क्रिएट फॉर योरसेल्फ। मतलब इतना क्लियर हो गया कि मोनिका को अब प्लांट किंगडम अच्छे से आता है, अब पता चलेगा कि अपूर्वा को स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन अब अच्छे से आता है, अब उसका रिव्यू उससे क्लियर कट उसका हो चुका है। आई नीड दैट एश्योरेंस, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू हैव टू डू ओवर देयर, ठीक है। और लेट अलजिया बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर ये चैप्टर में जो आपने हार्डी-विनबर्ग वाली इक्वेशन करवाया था ना, हाँ वो मेरा छूट गया था, तो आप एक बार बता दो वापस। रिकॉर्डिंग बेटा, रिकॉर्डिंग ऐसे कैसे छूट गया था वैसे, ऐसे तो देख ले कौन सी रिकॉर्डिंग कहाँ पर है वो? क्या कह रहे हो समझ नहीं आ रहा, थोड़ा ऐसे के भी जाके बैठो जहाँ पे नेटवर्क आ रहा हो अलजिया। सर नेटवर्क आ रहा है, मेरी आवाज फ्री है सब्जी की वजह से। अलजिया बाय द वे आप कौन से स्टेट से हो? आप महाराष्ट्र से हो राइट? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कहाँ से बेटा? मुंबई। ओके, प्रॉपर मुंबई, ऑलराइट, ओके ठीक है, ऑलराइट। सो हार्डी-विनबर्ग चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा बाकी किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, इफ एनीवन अदर पर्सन हैज एनी काइंड ऑफ डाउट दे कैन आस्क द डाउट। अगर कोई डाउट नहीं है देन यस यू कैन ड्रॉप ऑफ। आई थिंक काफी लोगों मैंने देखा था कि काफी लोग, आई वाज हैप्पी टू सी सम ऑफ यू आल्सो बीइंग देयर इन द एक्स्ट्रा क्लास। आई थिंक रानी थी एक्स्ट्रा क्लास के अंदर, शिवा भी था,
some of you were there in the extra class. Yeah. सर मैं So I कल think कॉलेज में थी। I do understand, Baba. I'm not even like saying कि आना ही है, but yeah, some of them were there. So yeah, that's okay. But yeah, if you have no question, then you can drop off, have some rest, and yeah, that's it. बताइए मोनिका, क्या कहना चाहते हो आप यहाँ पे? सर बस एक बार जो आपने स्टार्टिंग में दिखाया ना वो क्वेश्चन दिखाना, फिर लेफ्ट कर देना। कौन सा नहीं क्वेश्चन? ना, बस मैंने देखना क्या करवाया है। नहीं, जो स्टार्टिंग में आपने करवाया ना, जब मैं नहीं थी, बस मैंने वो देखना क्या करवाया, फिर मैं चली गई। ये कराया हमने, स्पीसीएशन हमने कराया था, ये एसोसिएशन ये थे अब आप नहीं थे आप? नो सर। ये कराया मोनिका, रिकॉर्डिंग के पहले 10 मिनट में आपको मिल जाएगा, सिंपल है। बाकी हमने क्वेश्चन करे थे और कुछ बेटा, ये ह्यूमंस वाले हमने ये 2-3 क्वेश्चन किए थे बस। ये जो होमवर्क मतलब जो आपके स्लाइड में लगा हुआ था ना, वही क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए थे। ठीक है, तो इस मॉर्निंग Yes. क्लास नहीं हुई थी ना? अपूर्वा कुछ कहना चाहती है, बोलिए अपूर्वा। तो इस मॉर्निंग क्लास हुई थी क्या? नहीं बेटा, अगर मॉर्निंग क्लास होता है तो मैं आपको रात को इन्फॉर्म करूंगा, राइट? याद रखना हमेशा, अगर करूंगा मैं क्लास तो आपको मॉर्निंग में रात को इन्फॉर्म करूंगा, बट बिकॉज आई एम आस्किंग यू राइट नाउ लाइक रात तक जगने के लिए, एंड कई लोग का एक्स्ट्रा क्लास भी लगा हुआ है, दैट्स व्हाई वो भी मॉर्निंग वाला हम यहाँ पे कर नहीं रहे। बट जब भी होगा ये विल लेट यू नो दैट इधर इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, या फिर किसी दिन हम लोग ये कर सकते हैं शाम का टाइम भी आपको सूट करना चाहिए, 5 to 5:45। मोस्ट ऑफ यू शुड बी अवेलेबल एट टाइम एज वेल। ये 45 मिनट्स का मैडम यूज कर सकते हैं, कभी दिक्कत नहीं आएगी किसी को। ठीक है, विल लेट यू नो व्हेनेवर इट हैपेंस, यू विल बी इन्फॉर्म्ड वे अर्लियर। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। चलो, क्या नाम था इनका? अलजिया का, अलजिया। ऑलराइट, जानी बताइए क्या सवाल है आपका? जो आज एक्स्ट्रा क्लास की सीट होगी ना वो सेंड कर दीजिए। नहीं बेटा, एक्स्ट्रा क्लास मेरी नहीं हुई थी, केमिस्ट्री की हुई थी। नो सर, मॉर्निंग वाली क्लास। हाँ, मॉर्निंग वाला नहीं हुआ था ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर होगा तो आपको रात को ही मैसेज आएगा कि मॉर्निंग में आपको उठना है सुबह जल्दी, राइट? बट वो नहीं हुआ था, सो दैट्स नॉट हैपनिंग। ठीक है, ऑलराइट। अलजिया, आपको मैं इस क्वेश्चन के थ्रू ही समझाता हूँ आपका क्या होता है हार्डी-वेंगर प्रिंसिपल। ये आपने पूरा टॉपिक मिस कर दिया था क्या बेटा, हार्डी-वेंगर प्रिंसिपल वाला? हाँ, वो इक्वेशन वाला पूरा इक्वेशन सॉल्विंग वाला। एक सेकंड, चलो पीछे आता हूँ वहाँ पे। ओके, ये वाला पार्ट आपने देखा था, ये वाला किया था, ये वाला भी नहीं किया था आपने? हाँ या ना बोलो, ये कर लिया था? नो सर। ये नहीं किया था, तो स्टार्टिंग से आपने यहाँ पे नहीं किया। अच्छा ठीक है, देखो अब यहाँ पे होता क्या एल्जिया, सी व्हाट विल हैपन। अच्छा लेट मी जस्ट, हाँ रिकॉर्डिंग यहाँ पे बंद कर लेते हैं बिकॉज और एल्स दिस इज अ ओके। सो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे जस्ट गिव मी अ मिनट।